हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जेआईबी ऑन द गो सीरीज, जहां पे हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि यहाँ पे लगभग 10 से 15 मिनट के अंदर हम लोग जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लेते हैं और साथ ही साथ उस टॉपिक के रेलेवेंट एमसीक्यूज को भी डिस्कस कर लिया जाता है अभी। तो अब आज की सेशन के अंदर हम लोग बात करेंगे मॉड्यूल सी के बारे में। बट बिफोर मूविंग अहेड आई जस्ट वांट टू लेट यू नो गाइज कि भाई अगर आप लोग एक स्ट्रक्चर्ड प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो यू कैन एनरोल योर सेल्फ इन दीज रिस्पेक्टिव कोर्सेज, दैट इज बैंकर कैप्सूल कोर्स, सुपर क्रैश कोर्स एंड टेस्ट सीरीज भी। अब इन कोर्सेज के बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे इन द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन गाइज। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जेआईबी ऑन द गो सीरीज। सो दोस्तों, जेआईबी ऑन द गो सीरीज के थ्रू हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई लगभग 15 से 20 मिनट की टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है और साथ ही साथ उस टॉपिक से जो रेलेवेंट एमसीक्यू एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं उनको भी हम लोग जो इसी सेशन में डिस्कस कर लेते हैं। सो यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर सीरीज ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक एज वेल एज योर कॉम्यूट टाइम भी। अब आज के सेशन के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। अब हम लोग आज बात करेंगे मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। अब देखिए गाइस, ये वो टॉपिक है जहां से लास्ट साइकिल के अंदर भी हम लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। जैसे नवंबर 2025 के अंदर हम लोगों को मार्केटिंग मिक्स के जो एलिमेंट्स रहते हैं वहां से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिला। अब जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं हम लोगों को लास्ट साइकिल में क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिला है अभी। तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है और आप लोगों ने अपनी प्रिपरेशन को जो स्ट्रीमलाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज गाइज। आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइज, हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर हमारे पास जो वॉल्यूम ड्रिवन और नंबर ऑफ कस्टमर्स रहते हैं, मतलब नंबर ऑफ कस्टमर्स, एम्पल नंबर ऑफ कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग इन कंपैरिजन टू द कॉर्पोरेट बैंकिंग। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स हैं तो यही वॉल्यूम ड्रिवन जो कस्टमर्स रहते हैं इन्हीं की वजह से रिटेल बैंक जो अपने लिए प्रॉफिट फैच कर पाते हैं गाइज। बट अगर आप लोगों को अपने प्रोडक्ट और सर्विस के थ्रू प्रॉफिट्स फैच करने हैं इन केस ऑफ रिटेल बैंकिंग, देन वी नीड टू डू द इफेक्टिव मार्केटिंग। आप लोग जितना मर्जी बढ़िया प्रोडक्ट बना लें, अगर सही से प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं की जा रही है, सही मार्केटिंग चैनल का यूज नहीं किया जा रहा है, देन योर प्रोडक्ट विल नॉट बी एबल टू सस्टेन इन द मार्केट फॉर अ लॉन्गर रन भी। ठीक है, तो हम लोगों के लिए इफेक्टिव मार्केटिंग करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू रिटेल बैंकिंग अगर बात की जाए। आफ्टर दैट अब हम लोग मार्केटिंग की एक डेफिनेशन को समझ लेते हैं गाइज। तो देखिए, मार्केटिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस जिसके थ्रू जो मार्केटर है वो वैल्यू को क्रिएट, कम्युनिकेट और डिलीवर कर पाता है टू द कस्टमर। वैल्यू को क्रिएट करना, वैल्यू को कम्युनिकेट करना और वैल्यू को डिलीवर करना, दिस ऑल इज बीइंग रेफर्ड टू अ मार्केटिंग गाइस। ठीक है, तो मार्केटिंग का प्रोसेस के थ्रू हम लोग वैल्यू को क्रिएट, कम्युनिकेट और डिलीवर कर पाते हैं टुवर्ड्स द कस्टमर भी। अब एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हुए डेरिक वॉन्डरवेयर, जिन्होंने बैंक मार्केटिंग को लेकर के कुछ अपना आउटलुक दिया भी। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम लोग जो है वो मोस्ट प्रॉफिटेबल मार्केट्स जहां से हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट जो फैच हो रहे हैं उन मार्केट्स को अगर हम लोग आइडेंटिफाई कर पाएँ, सो दैट विल बी अ पार्ट ऑफ बैंक मार्केटिंग। इसके अलावा अगर हम लोग कस्टमर की प्रेजेंट नीड और उसकी फ्यूचर नीड दोनों को एड्रेस कर पाएँ, दैट विल ऑल्सो लीड टूवर्ड्स द बैंक मार्केटिंग। इसके अलावा नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला कि भाई अगर हम लोग बिजनेस डेवलपमेंट गोल्स सेट कर रहे हैं कि भाई कितना हम लोगों को जो बिजनेस अपना एक्सपेंड करना है, किस तरह से एक्सपेंड करना है, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू वी नीड। ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बैंक मार्केटिंग। अलॉन्ग विद दिस इन्होंने बोला कि अगर हम लोग चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ अडॉप्ट कर पा रहे हैं, जैसे अगर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ जाती है, कोई इकोनॉमिक डाउनटर्न आ जाता है, एंड इफ वी आर एबल टू कोप अप विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट, देन वी आर एक्चुअली इंप्लीमेंटिंग द बैंक मार्केटिंग भी। तो ये ध्यान रखना है आप लोगों ने। डेरिक वॉन्डरवेयर के द्वारा बैंक मार्केटिंग की कुछ आउटलुक के बारे में बात की गई। आफ्टर दैट अब हम लोग मार्केटिंग की प्रोसेस को समझ लेते हैं। तो देखिए, मार्केटिंग की प्रोसेस के अंदर हम लोगों को 4 स्टेजेस देखने के लिए मिलती हैं। कौन कौन सी हैं वो स्टेजेस? मार्केटिंग एनालिसिस, मार्केटिंग प्लानिंग, मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन एंड मार्केटिंग कंट्रोल भी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मार्केटिंग एनालिसिस के बारे में। अब देखिए, मार्केटिंग एनालिसिस की बात की जाए तो यहाँ पे 2 तरह के एनालिसिस हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं, स्वॉट एनालिसिस एंड EIC एनालिसिस। गाइस, स्वॉट का मतलब क्या है? S स्टैंड्स फॉर स्ट्रेंथ, W स्टैंड्स फॉर वीकनेस, O stands for opportunity and T stands for
थ्रेट गाइज। अब देखिए हर एक ऑर्गेनाइजेशन, हर एक बैंक की एक स्ट्रेंथ होती है। जैसे मान लो कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उसके द्वारा जो है वॉल्यूम, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो है मार्केट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। सो दिस कुड बी अ स्ट्रेंथ ऑफ अ बैंक। इसी तरह से वीकनेस की अगर बात की जाए तो वीकनेस क्या हो सकती है कि भाई एक बैंक जो सिर्फ हाई इनकम कस्टमर्स को केटर करता है, दिस कुड बी द वीकनेस ऑफ अ बैंक। अलॉन्ग विद दिस अपॉर्चुनिटी क्या हो सकती है कि भाई आप लोग लो इनकम कस्टमर्स को भी टारगेट करो, अपना कस्टमर बेस जो है वो और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करो। अलॉन्ग विद दिस थ्रेट क्या हो सकता है कि आप लोगों को ये इंश्योर करना है कि भाई आप लोगों के प्रोडक्ट से पहले कहीं आपके कंपटीटर ने मार्केट में कोई ऐसा प्रोडक्ट तो नहीं लॉन्च कर दिया है जिस प्रोडक्ट को आप लोग लॉन्च करने वाले हैं। सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ स्वॉट एनालिसिस भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज ईआईसी असेसमेंट। अब देखिए ईआईसी स्टैंड्स फॉर इकोनॉमी, इंडस्ट्री एंड कॉम्पिटिटर्स असेसमेंट। तो हमारी इकोनॉमी जो क्या बूम फेज के अंदर है या फिर डिक्लाइन फेज के अंदर है, हमारी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है या फिर नहीं कर रही है, हमारे क्या ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में हमें ही लॉस हो रहा है, या फिर ऐसा है कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी इस टाइम जो है वो एक बुरे फेज से गुजर रहे हैं। सो दिस ऑल विल बी द पार्ट ऑफ ईआईसी असेसमेंट। तो ये हम लोगों ने मार्केटिंग के एनालिसिस के बारे में बात कर ली, विच इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज इज द मार्केटिंग प्लानिंग भी। अब देखिए मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर हम लोग अपने बैंक, अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, अपनी एक एंटिटी को जो डिवाइड कर देते हैं इनटू स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स क्या है? दीज आर एक्चुअली द सेमी ऑटोनॉमस डिविजन्स, ठीक है, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग देयर ओन ऑपरेशंस फॉर सम एक्सटेंट गाइस, ठीक है। और ये हम लोग क्या करते हैं मार्केटिंग प्लानिंग के अंदर अलग अलग जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं उनके लिए अलग अलग तरह के मार्केटिंग प्लान्स बना लेते हैं भी, ठीक है, कि कौन से मार्केटिंग चैनल का यूज करना है, किस तरह से मार्केटिंग करनी है हम लोगों को। आफ्टर दैट नेक्स्ट स्टेज इज द मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन। अब हम लोगों ने जो मार्केटिंग प्लान बनाए अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए, उन मार्केटिंग प्लान्स के साथ में हम लोग जो है ब्लेंड करते हैं पीपल, कल्चर, स्ट्रक्चर, डिसीजन एंड रिवॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, कि भाई हमारा जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन का, उस कल्चर के अंदर फिट इन होने चाहिए वो मार्केटिंग प्लान्स। हमारा जो डिसीजन और रिवॉर्ड सिस्टम है उसके साथ में जो हम लोगों को फिट इन होता हुआ देखने के लिए मिलनी चाहिए हमारे मार्केटिंग प्लान्स। सो दिस ऑल विल बी द पार्ट ऑफ मार्केटिंग इंप्लीमेंटेशन। अब हम लोगों ने मार्केट का एनालिसिस कर लिया, मार्केटिंग प्लानिंग कर ली, मार्केट हम लोगों ने जो प्लान बनाए उनको इंप्लीमेंट कर लिया। अब फाइनली हम लोग जो है क्या करेंगे, मार्केटिंग कंट्रोल, मतलब हम लोग इवेलुएट करेंगे कि हमारे जो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स हैं और जो हमारी एक्चुअल आउटपुट थी, क्या एक्चुअल आउटपुट मतलब जो हम लोगों ने प्रिडिक्ट की थी भी ऐसा होना चाहिए, क्या हम लोगों को वो रिजल्ट मिल पा रहे हैं या फिर नहीं मिल पा रहे हैं, और अगर नहीं मिल पा रहे हैं देन वी विल बी टेकिंग द करेक्टिव एक्शंस गाइस। तो ये हम लोगों ने 4 स्टेजेस ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मार्केटिंग मिक्स के बारे में भी। अब देखिए गाइस मार्केटिंग मिक्स क्या है। मार्केटिंग मिक्स के अंदर हम लोगों को 7 एलिमेंट देखने के लिए मिलते हैं। अब इन सातों के सातों एलिमेंट्स को अगर बेस्ट वे में आप लोग यूटिलाइज कर लेते हैं देन यू कैन मेक योर प्रोडक्ट मोर प्रॉफिटेबल इन द मार्केट गाइस, ठीक है। या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अगर इन 7 एलिमेंट्स का सही से यूटिलाइजेशन किया जाए देन वी कैन मेक कस्टमर डिलाइटफुल भी। अब क्या क्या ये 7 पीस हैं, ठीक है। तो 7 पीस, पहले तो बात, इनको 7 पीस बोला क्यों जा रहा है, बिकॉज 7 एलिमेंट हैं और पी अल्फाबेट से सातों के सातों एलिमेंट जो है स्टार्ट हो रहे हैं। कौन कौन से हैं? प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस। अब यहीं से आप लोगों का जो पीवाईक्यू था वो भी फ्रेम किया गया था। तो अब हम लोग जो है वो समझ लेते हैं इन 7 के 7 एलिमेंट्स की बैंकिंग की रिस्पेक्ट में क्या इंप्लीमेंटेशन है भाई। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट के बारे में, विच इज प्रोडक्ट गाइस। अब देखिए एक बैंक के रिस्पेक्ट में प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? फिक्स डिपॉजिट, लॉकर फैसिलिटी, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट, दिस ऑल विल बी द पार्ट ऑफ प्रोडक्ट एलिमेंट। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज प्राइस एलिमेंट। अभी अब देखिए हम लोग जानते हैं कि बैंक्स के द्वारा 2 तरह के प्रोडक्ट्स जो ऑफर किए जाते हैं, डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, ठीक है, पहले हो गए डिपॉजिट प्रोडक्ट्स और दूसरे हो गए लोन प्रोडक्ट्स भी। अब डिपॉजिट प्रोडक्ट्स को हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर देते हैं डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट्स के अंदर। डिमांड डिपॉजिट्स में आ गए करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। टाइम डिपॉजिट्स का पार्ट बन जाते हैं फिक्स डिपॉजिट और रेकरिंग डिपॉजिट। अब जब भी कस्टमर्स के द्वारा फंड डिपॉजिट किया जाता है सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट या फिर रेकरिंग डिपॉजिट के अंदर, तो कस्टमर रिसीव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द बैंक साइड, ठीक है। तो अब ये जब भी डिपॉजिट प्रोडक्ट्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे कस्टमर्स को, जैसे ये जो हम लोगों ने टाइम डिपॉजिट या फिर डिमांड डिपॉजिट के बारे में बात की, इनके केस में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट कस्टमर को प्रोवाइड किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे? प्राइस बोल देंगे भी। इसी तरह से जो लोन प्रोडक्ट्स हैं उनके केस में हम लोग जानते हैं कि एक बैंक को जो है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम अर्न होती है, तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा लोन के केस में वो हो जाएगा
प्राइस फॉर दैट लोन प्रोडक्ट भी। इसी तरह से जो हमारे थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं या फिर अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं, वहाँ पे एक बैंक को जो है वो फी बेस्ड इनकम जो अर्न होती है वही क्या हो जाता है, प्राइस हो जाता है उनके लिए। जैसे म्यूचुअल फंड हो गया या फिर आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज हो गया, तो इनके केस में जो बैंक को एक फी बेस्ड इनकम अर्न होती है, इन्हीं को हम लोग क्या बोल देते हैं, अदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के अंदर प्राइस बोल देते हैं गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज प्रमोशन भी। अब देखिए बैंक के प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे किया जा सकता है, तो डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स के थ्रू हम लोग जो है बैंक के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर पाते हैं, या फिर एडवर्टीजमेंट कैंपेन्स जो है रन की जाती हैं गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट इज प्लेस भी। अब देखिए कौन कौन से वो प्लेसेस हैं जिनके थ्रू बैंक के जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको एक्सेस किया जा सकता है, अवेल किया जा सकता है। सो बैंक की ब्रांचेस के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सो दीज आर दी पर्टिकुलर प्लेसेस थ्रू विच द बैंकिंग प्रोडक्ट्स कैन बी एक्सेस्ड गाइस। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे, पीपल। अब देखिए पीपल एलिमेंट का पार्ट क्या बनेंगे, बैंक के जो स्टाफ हैं उन स्टाफ्स के अलावा जो मार्केटर्स हैं और जो हमारे फाइनल कस्टमर्स हैं, दीज ऑल विल बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ पीपल एलिमेंट ऑफ द मार्केटिंग मिक्स भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारे पास यहाँ पे, प्रोसेस। अब देखिएगा इस प्रोसेस का मतलब क्या है, वो सभी एक्टिविटीज जो भी हम लोगों को अंडरटेक होती हुई देखने के लिए मिल रही हैं, राइट फ्रॉम आइडिया जनरेशन ऑफ अ प्रोडक्ट टिल द डिलीवरी ऑफ अ प्रोडक्ट, तो वो सभी एक्टिविटीज क्या बन जाएंगी, प्रोसेस एलिमेंट का पार्ट बन जाएंगी भी। आफ्टर दैट जो हमारा सेवंथ एलिमेंट है ऑफ दिस मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट, ठीक है, तो वो बन जाता है हमारा फिजिकल एविडेंस। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग जो है इट इज इंटेंजिबल फॉर्म ऑफ सर्विस। अब यहाँ पे टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए डेबिट कार्ड, चेक बुक, पासबुक्स वगैरह जब ऑफर की जाती हैं, सो दीज ऑल विल बी द पार्ट ऑफ फिजिकल एविडेंस भी। तो ये वो 7 एलिमेंट्स हैं, अगर इनका बेस्ट वे में यूटिलाइजेशन किया जाए देन डेफिनेटली आवर प्रोडक्ट कैन मेक ग्रेट प्रॉफिट इन द मार्केट गाइस। ठीक है, तो हम लोगों ने 7 P's के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग जो है वो एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं विद रेफरेंस टू द 7 P's इन बैंकिंग सेक्टर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर स्टेटमेंट्स आर फिजिकल एविडेंस रेफर्स टू द इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट्स टू मेक देम अट्रैक्टिव। Place includes both physical bank branches and digital platforms like mobile banking. Process encompasses the sequence of activities required to deliver a banking product to the customer. So which of the statement given above are correct here? Your options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer here be? The right answer will be option number B, that is 2 and 3 only. अब पहली स्टेटमेंट गलत क्यों हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है फिजिकल एविडेंस रेफर्स टू इंटरेस्ट रेट ऑफर्ड, नहीं भी, ये यहाँ पे प्राइस के बारे में एक्चुअल में बात हो रही है। फिजिकल एविडेंस का तो पार्ट क्या बनता है, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि डेबिट कार्ड, पर्सनलाइज चेक बुक्स, पासबुक्स, जिनके थ्रू टेंजिबिलिटी इंट्रोड्यूस की जा रही हो। सो पहली स्टेटमेंट गलत हो जाती है और हमारा ऑप्शन बी जो सही आंसर बन जाता है यहाँ पे। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द मार्केटिंग प्रोसेस। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर स्टेटमेंट्स आर द प्रोसेस बिगिंस विद मार्केटिंग प्लानिंग विच इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग द स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स। SWOT analysis and EIC assessment are the integral component of marketing analysis stage. Marketing implementation is characterized by blending people, culture and organizational structure. So which of these statements are correct here? Options are 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, या फिर 1, 2 and 3 guys. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 2 and 3 only. अब पहली स्टेटमेंट गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो मार्केटिंग का प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है विद द मार्केटिंग प्लानिंग, नहीं भी, मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है विद द मार्केटिंग एनालिसिस गाइस। सो इसीलिए ऑप्शन बी सही हो जाता है, क्योंकि हमारी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है और पहली स्टेटमेंट जो गलत हो जाती है अभी। तो ये हम लोगों ने मार्केटिंग एंड इंट्रोडक्शन के बारे में। Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ना वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर आप लोगों के इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस किया जाएगा और साथ ही साथ उस टॉपिक से जो रेलेवेंट MCQ एग्जाम में फ्रेम किया जा सकता है उस MCQ को भी हम लोग जो इसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक्स के अंदर या फिर अपने कम्यूट टाइम के अंदर भी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग। दैट अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट चैनल्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। अब ये वो टॉपिक है जहां से हम लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर भी एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिले हैं अभी। जैसे नवंबर 2025 के अंदर बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स को लेकर के जो क्वेश्चन था वो फ्रेम किया गया था। तो भी जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों
लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। सो आप लोगों को इस पर्टिकुलर सीरीज़ के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है और आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर लेना है विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज़ भाई। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन को। तो इससे पहले कि हम लोग डायरेक्ट चैनल्स के बारे में बात करें, हम लोग पहले समझते हैं कि डिलीवरी चैनल्स होते क्या है बैंकिंग के अंदर, इनका क्या रिलेवेंस हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो देखिएगा, इस डिलीवरी चैनल्स की अगर बात की जाए तो ये एक मैकेनिज्म है जिसकी हेल्प से जो कस्टमर है वो बैंकिंग के अलग अलग सर्विसेज को एक्सेस कर पाते हैं, बैंक के साथ में ट्रांजैक्शंस कंडक्ट कर पाते हैं और बैंक के साथ में इंटरेक्शन भी हो पाती है विद द हेल्प ऑफ दीज डिलीवरी चैनल्स भी। अब हम लोग जानते हैं कि रिटेल बैंकिंग के अंदर हमारा जो अल्टीमेट एम है वो क्या है, प्रॉफिट को अचीव करना और ग्रोथ को अटेन करना गाइस, ठीक है। अब प्रॉफिट और ग्रोथ हमारे अचीव कब हो पाएंगे, जब हम लोग जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएंगे। कस्टमर को अगर सेटिस्फाई करना है तो इन टर्म्स ऑफ चैनल, जिस चैनल के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं उन चैनल्स के थ्रू अगर हम लोग जो कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर पाएं कि भाई कस्टमर इज फीलिंग वेरी हैप्पी कि भाई राइट काइंड ऑफ चैनल के थ्रू अगर उसको प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड किए जाएंगे सो अल्टीमेटली ही विल बी सेटिस्फाइड। और अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है तो हम लोग ग्रोथ और प्रॉफिट को अचीव कर लेंगे फॉर आवर पर्टिकुलर बैंक गाइस। अब आज की डेट में हम लोगों को जो भी मल्टीपल काइंड ऑफ चैनल्स देखने के लिए मिल रहे हैं उनका ऑप्टिमाइजेशन करना बहुत ही ज़रूरी हो गया है अभी। सो क्योंकि हम लोगों को मल्टी चैनल डिस्ट्रीब्यूशन की अप्रोच ऑप्ट होती हुई देखने के लिए मिल रही है, मल्टीपल बैंक्स के द्वारा कस्टमर्स को अलग अलग तरह के चैनल्स के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जैसे ऑनलाइन चैनल्स, ऑफलाइन चैनल्स, हाइब्रिड चैनल्स, ठीक है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, मल्टी चैनल इस अप्रोच को क्यों ऑप्ट किया जा रहा है, सो दैट कस्टमर्स को जो हो सेटिस्फाई किया जा सके, कस्टमर को एक टोटल एक्सपीरियंस जो प्रोवाइड किया जा सकेगा। अब हम लोगों को बेस्ट फिट की एक अप्रोच और देखने के लिए मिल रही है। बेस्ट फिट की अप्रोच क्या है, बेस्ट फिट अप्रोच के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि जो टेक सेवी कस्टमर्स हैं उनके द्वारा ऑप्ट किया जा रहा है फॉर द रिमोट चैनल्स। टेक सेवी कस्टमर्स कौन हो जाएंगे, ऐसे कस्टमर्स हु आर यंग एज कस्टमर्स, जो कि टेक्नोलॉजिकली फ्रेंडली कस्टमर्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, जो टेक्नोलॉजी को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। उन कस्टमर्स के द्वारा रिमोट चैनल को जो हो प्रेफर किया जाता है फॉर अवेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। जबकि हमारे जो कंजर्वेटिव कस्टमर्स है, कंजर्वेटिव कस्टमर्स कौन हो जाएंगे, ऐसे कस्टमर्स हु आर नॉट दैट मच टेक फ्रेंडली, ठीक है, हु आर नॉट दैट मच एक्वेंटेड विद द एडवांस टेक्नोलॉजी। तो उन कस्टमर्स के द्वारा ऑफलाइन चैनल्स को प्रेफर किया जा रहा है फॉर अवेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो अलग अलग तरह के डिलीवरी चैनल्स हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं और अलग अलग सेगमेंट ऑफ कस्टमर्स के द्वारा अलग अलग चैनल्स को जो है प्रेफर किया जाता है फॉर अवेलिंग द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब हम लोग बात कर लेते हैं डायरेक्ट चैनल्स के बारे में, या फिर जिनको हम लोग फिजिकल चैनल भी बोल देते हैं गाइस, ठीक है। डायरेक्ट चैनल या फिर फिजिकल चैनल, वन एज अ सेम थिंग भी। अब देखिए, फिजिकल चैनल या फिर डायरेक्ट चैनल में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्रांच के बारे में। तो देखिए, रिसर्च हम लोगों को होती हुई देखने के लिए मिली है। उन रिसर्चेज के अंदर ये शो हुआ है कि अभी भी जो ब्रिक एंड मोटार फॉर्मेट है दैट हैज रीन्ड द सुप्रीम पोजिशन इन टर्म ऑफ फिजिकल डिलीवरी चैनल्स भी। मतलब जो ये ब्रिक और मोटार ब्रांचेज को ही यहाँ पे रेफर किया जा रहा है विद ब्रिक एंड मोटार फॉर्मेट, इसका अभी भी हम लोगों को जो डोमिनेंस देखने के लिए मिल रहा है विद रिस्पेक्ट टू द डिलीवरी चैनल्स इन द रिटेल बैंकिंग गाइस, पर्टिकुलरली इन फिजिकल या फिर डायरेक्ट चैनल्स गाइस। अब देखिए किस तरह से हम लोगों को क्यों इसका डोमिनेंस देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि हमारी जो ब्रांचेज हैं उनके थ्रू कॉन्फिडेंस एक इंस्टिल किया जाता है, मतलब टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब हम लोग जानते हैं कि बैंकिंग की जो सर्विसेज हैं दोज आर इंटेंजिबल इन नेचर। यहाँ पे टेंजिबिलिटी को इंट्रोड्यूस करने का काम करती हैं ये ब्रांचेस, जिस वजह से जो कस्टमर है उसको एक ये फील होता है कि यार मेरे पास कुछ ना कुछ ऐसी बैंकिंग सर्विसेज को लेकर के कुछ ना कुछ ऐसी मेरे पास जगह है जहाँ पे जाकर के मैं अपनी क्वेरीज रख सकता हूँ, प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में इंक्वायरी कर सकता हूँ। सो ब्रांचेज आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग द टेंजिबिलिटी टू द कस्टमर विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग सर्विसेज, जिस वजह से कस्टमर कॉन्फिडेंट भी फील करता है कि भाई मेरा पैसा अगर पड़ा हुआ है बैंक में तो दिख रहा है मुझे बैंक कहाँ है, मैं वहाँ जा सकता हूँ, वहाँ जो एम्प्लॉयज़ बैठे हुए उनसे बात कर सकता हूँ। तो एक कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का काम करती हैं ब्रांचेस। इसके अलावा रिलेशनशिप बिल्डिंग में हेल्प करती हैं कस्टमर्स के साथ में, क्योंकि देखिए अब ब्रांचेस के जो इंप्लॉई हैं वो रेगुलर वे के अंदर कस्टमर के साथ में इंटरेक्ट करते हैं। सो डेफिनेटली जब रेगुलरली इंटरेक्शन होगी तो एक बेटर रिलेशनशिप वहाँ पे मेंटेन हो पाती है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन हम लोगों को देखने के लिए मिलती है बाय द कस्टमर्स एंड एज वेल एज फ्रॉम द बैंक्स एंड विद द हेल्प ऑफ ब्रांचेस, जिस वजह से बेटर अंडरस्टैंडिंग जो डेवलप हो पाती है, एक बेटर बॉन्ड जो क्रिएट हो पाता है विद द स्टाफ गाइज, जिस वजह से हम लोगों को एक लॉयल्टी फैक्टर भी जनरेट होता हुआ देखने के लिए मिलता है। लॉयल्टी फैक्टर का मतलब क्या है कि कस्टमर आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ में जो लंबे टाइम तक जो है उनको यूज करेगा और आपके बैंक के साथ में लंबे टाइम तक जुड़ा रहेगा गाइस, ठीक है। इसको बोलते हैं लॉयल्टी फैक्टर इंट्रोड्यूस होना। अब अगर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो ब्रांचेस का लेआउट और जो एम्बियंस है वो अच्छा है, तो वो भी एक फील गुड फैक्टर जो जनरेट करता है कस्टमर्स में। अब जैसे हम लोगों को पहले देखने के लिए मिलता था ना कि भी अगर कस्टमर बैंक में जा रहे हैं तो वहाँ पे धक्का मुक्की हो रही है, भीड़ है, बहुत ज़्यादा लाइनें लगी हुई हैं, बाहर तक लाइनें लगी हुई हैं, रोड तक लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, घंटों घंटों खड़ा होना पड़ रहा है। तो
जिस वजह से जो कस्टमर थे वो दूसरी बार ब्रांच में विजिट करना ही पसंद नहीं करते थे। बट आज की डेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि ब्रांचेस को एक प्रॉपर लेआउट के अकॉर्डिंग जो है बनाया जा रहा है, ठीक है, और एक अच्छा एम्बियंस वहां पे क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है गाइस। अब ये ब्रांच लेआउट क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो देखिए ब्रांच लेआउट का सिंपल सा मीनिंग है कि भाई हर एक जो सेक्शन है, हर एक जो ऑपरेशन है बैंक के अंदर, वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर जो है परफॉर्म किया जाएगा। अब जैसे यहाँ पे इमेज में आप लोग देख पा रहे होंगे, एक कस्टमर अगर एंटर करता है यहाँ से, तो बाहरी सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ है। सिक्योरिटी गार्ड से ही पूछेंगे कि भाई मुझे जो है वो फिक्स डिपॉजिट ओपन अप करवाना है, तो मैं कहाँ पे जाऊँ। अब ये सिक्योरिटी गार्ड बोलेंगे कि यहाँ पे काउंटर नंबर 3 के ऊपर मीना जी बैठी हुई हैं, आप इनके पास चले जाइए, ये आपको एफडी के बारे में बता देंगे। ये मीना जी के पास गए, मीना जी ने उनको एफडी के बारे में बता दिया। इन्होंने बोला कि मुझे लोन की रिगार्डिंग इंक्वायरी करनी है। इन्होंने बोला काउंटर नंबर 1 पे चले जाओ। काउंटर नंबर 1 के ऊपर आप लोगों को जो है वो मिस्टर राम देखने के लिए मिल जाएंगे। उनसे आप जो है वो लोन की रिगार्डिंग इंक्वायरी कर सकते हैं। अब ये कस्टमर यहाँ आ गया काउंटर नंबर 1 पे, लोन की बात हो गई। इसने बोला कि मुझे जो है वो कुछ रिलैक्सेशन चाहिए, मुझे कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन चाहिए। इन्होंने बोला कि सामने देखिए ब्रांच मैनेजर का कैबिन है, यहाँ पे जाइए, ब्रांच मैनेजर से आप लोग बात कर लीजिए कि भाई आप लोग जो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है वो लोन चाहते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ अदर रिलैक्सेशन यू वांट फॉर योर पर्टिकुलर लोन भी। तो इससे हुआ क्या कि कस्टमर को कन्वीनियंस हो गई एक तो, ठीक है, बैंक के जो ऑपरेशंस थे उनको बहुत ही एफिशिएंटली परफॉर्म किया जाने लगा बिकॉज ऑफ दिस गुड ब्रांच लेआउट भी। तो ब्रांच लेआउट का मतलब क्या है? इट इज द सिस्टम ऑफ लोकेटिंग द वेरियस सर्विस फैसिलिटीज विद इन द ब्रांच इन ऑर्डर टू डिलीवर द मोस्ट कन्वीनियंट सर्विस। मोस्ट कन्वीनियंट वे के अंदर सर्विसेज को डिलीवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ब्रांच लेआउट भी। अब एक गुड ब्रांच लेआउट जो एफिशिएंसी को प्रमोट करता है। अब जैसे यहाँ पे कस्टमर आया तो कस्टमर को पता था कि एफडी के बारे में उसने इंक्वायरी करनी है, तो सिर्फ काउंटर नंबर 3 के ऊपर जाएगा। मतलब काउंटर नंबर 3 के ऊपर जो इंप्लॉय बैठे हैं उनको भी पता है कि मुझे जो है एफडी के रिगार्डिंग ही डील करना है। सो हर एक इंप्लॉय को अपने की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज पता है, जिस वजह से एफिशिएंटली जो ऑपरेशन हैं, जो सर्विसेज हैं, वो डिलीवर की जा सकती हैं। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन को एनहांस करने में हेल्प करता है, क्योंकि काउंटर नंबर 3 को पता है कि काउंटर नंबर 1 के ऊपर जो कौन बैठा है वो कौन से टास्क, कौन सी एक्टिविटी को अंडरटेक कर रहा है अभी। सो कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होती है इससे। इंप्लॉयज को मोटिवेट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि इंप्लॉयज ओवरबर्डन फील नहीं करते। उनको पता होता है कि मेरे पास वही कस्टमर आएगा, सिक्योरिटी गार्ड ने जिसको भेजा होगा, जिसने एफडी ओपन अप करवानी है, वही काउंटर नंबर 3 पे आएगा। कोई और कस्टमर यहाँ पे नहीं आएगा जिसको एफडी के रिगार्डिंग कोई भी जानकारी नहीं लेनी है या फिर एफडी में पैसा डिपॉजिट नहीं करवाना है। वो मतलब सिंपल सी बात है, जिस पर्टिकुलर सर्विस को अलॉट किया गया है इस काउंटर नंबर 3 के लिए, वही कस्टमर यहाँ पे विजिट करेगा। तो इससे इंप्लॉयज भी मोटिवेटेड रहते हैं, उनका वर्कलोड उनको कम रिड्यूस होता हुआ देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा एक गुडविल फैक्टर जो हो कस्टमर के अंदर जनरेट हो जाता है। गुडविल फैक्टर कैसे जनरेट हो जाएगा? अब कस्टमर को यहाँ पे धक्के नहीं खाने पड़ रहे हैं। कस्टमर जा रहा है अपना जिस भी काउंटर पर, उसको पता है, सिक्योरिटी गार्ड ने बोल के भेजा कि इस काउंटर पर ही आपका काम होगा, तो उसको परेशान नहीं होना पड़ रहा है कि कौन से काउंटर पर जाऊँ, मेरी तो कोई सुन नहीं रहा है, यहाँ पे किसको पूछूँ, किसी को रैंडमली वो पूछ नहीं रहा है। तो यहाँ पे एक गुडविल फैक्टर कस्टमर के माइंड में जनरेट हो पाता है विद रिस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर बैंकिंग। आफ्टर दैट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली कॉस्ट हम लोगों को ऑप्टिमाइज होती हुई देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज यहाँ पे हर एक जो सर्विस है वो एक ऑप्टिमाइज्ड वे के अंदर डिलीवर की जा रही है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर। हम लोगों को पता है कि कौन सी सर्विस को किसने डिलीवर करना है, हु इज द रिस्पॉन्सिबल एंटिटी एंड हाउ दैट सर्विस इज टू बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर भी। ठीक है, तो कॉस्ट भी ऑप्टिमाइज होती है जब भी सर्विसेज जो है डिलीवर की जाती हैं इन अ गुड ब्रांच लेआउट। ठीक है, अब जब से हम लोगों को देखने के लिए मिला कि ब्रांचेस की टोटल ऑटोमेशन हुई है अक्रॉस द बैंक और इंप्लीमेंटेशन किया जा रहा है कोर बैंकिंग सॉल्यूशन को, तो इन पर्टिकुलर रेवोल्यूशंस ने कंप्लीटली जो कंसेप्ट है सर्विस डिलीवरी का उसको चेंज कर दिया है। अब ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि पहले क्या होता था कि भाई अगर आपने जो था वो ब्रांचेस के किसी भी ब्रांच के द्वारा अगर किसी नया तरह का प्रोडक्ट अगर लॉन्च किया जा रहा है, उसको अगर कम्युनिकेट करना है अपने कस्टमर तक कि भाई मैं आपके लिए इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, तो उसको इंडिविजुअली जो था वो कॉल करना पड़ता था या फिर वॉक इन कस्टमर को बताया जा सकता। बट ऑटोमेशन का मतलब क्या है कि जो भी टारगेटेड कस्टमर्स उनको ऑटोमेटेड वे के अंदर मेल जो है चली जाएगी, प्रमोशनल मेल चली जाएगी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग। तो ये हो गया ऑटोमेशन ऑफ ब्रांचेस अक्रॉस द बैंक्स। मल्टीपल बैंक्स के बीच में हम लोगों को ऑटोमेशन का ये प्रोसेस ऑप्ट होता हुआ देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा कोर बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन दैट इज सीबीएस, जिसके थ्रू मल्टीपल बैंक्स खुद को जो है आपस की जो ब्रांचेस हैं उनको इंटीग्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर हम लोगों को इनोवेशंस देखने के लिए मिली हैं, इन्होंने सर्विस डिलीवरी का जो कंसेप्ट है उसको कंप्लीटली रेवोल्यूशनाइज कर दिया है। अब पहले क्या होता था कि आप लोग जिस भी पर्टिकुलर ब्रांच के अंदर अपना अकाउंट ओपन अप करते हैं वहीं से अपने अकाउंट को एक्सेस कर पाते थे, मतलब आप लोग किसी और ब्रांच से जो था वो अपने अकाउंट को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट आज की डेट में हम लोग देख पा रहे हैं कि किसी भी ब्रांच से आप लोग अपने अकाउंट को जो है एक्सेस कर पाते हैं भी। सो दिस इज ब्रांच लेआउट।
आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात करेंगे स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के बारे में भी। अब देखिए स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस क्या है, जहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ कस्टमर्स को केटर करने का काम किया जाता है। अब द कंसेप्ट ऑफ ब्रांच हैज मूव्ड फ्रॉम अ प्लेन वेनिला अप्रोच टू अ मोर स्पेशलाइज्ड अप्रोच गाइज। तो एक स्पेशलाइज्ड टास्क और एक्टिविटी को परफॉर्म किया जाएगा जब ब्रांचेस के अंदर, तो उनको हम लोग क्या बोल देंगे, स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस बोल देंगे। जैसे कॉर्पोरेट ब्रांच, कॉर्पोरेट ब्रांच के अंदर सिर्फ कॉर्पोरेट एंटिटीज को ही जो है वो केटर किया जाएगा। एसएमई ब्रांच के अंदर जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन्हीं को केटर किया जाएगा, उन्हीं के रिगार्डिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे, दोज विल बी द टारगेटेड कस्टमर। एग्री फाइनेंस ब्रांच के अंदर हम लोग देख पाएंगे कि एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जो भी फाइनेंस प्रोवाइड करना है दैट विल बी प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ दिस एग्री फाइनेंस ब्रांच। इसके अलावा रिटेल ब्रांच, पर्सनल बैंकिंग और लोन दैट इज रिटेल लो एसेट प्रोसेसिंग सेंटर, जहां पे रिटेल लोन्स को प्रोसेस करने का ही काम किया जाएगा। तो स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के अंदर हम लोगों को ये पर्टिकुलर एग्जांपल्स देखने के लिए मिलते हैं। अब इनका यूज क्या है, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है, बेसिकली किस ऑब्जेक्टिव के साथ इनको एस्टेब्लिश किया गया था, टू एनहांस द डिलीवरी इफेक्टिवनेस ऑफ द सर्विस बाय प्रिस्क्राइबिंग द टर्न अराउंड टाइम फॉर ईच प्रोडक्ट। अब टर्न अराउंड टाइम का मतलब क्या है कि जैसे मान लो अगर कोई भी होम लोन है, होम लोन को प्रोसेस होने में अगर 12 दिन लग रहे हैं तो सारे के सारे जो होम लोन है वो 12 दिन के अंदर ही प्रोसेस होने चाहिए, ना तो इससे कम ना तो इससे ज़्यादा टाइम लगना चाहिए गाइस, ठीक है। तो डिलीवरी जो सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं उनको इफेक्टिवली डिलीवर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस। और ऑब्वियस सी बात है, एक ही ब्रांच के अंदर अगर हम लोग जो है वो पर्सनल मतलब एसएमई अकाउंट्स को भी देख रहे हैं, वहीं पे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जा रहा है, वहीं पे कॉर्पोरेट अकाउंट्स को भी देखा जा रहा है, तो ऑब्वियसली दैट ब्रांच विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म इन अ मोर एफिशिएंट मैनर गाइस, ठीक है। बट अगर आप लोग एक ब्रांच के अंदर सिर्फ एक ब्रांच को यही काम देखना है कि भाई मुझे जो है एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग फाइनेंस प्रोवाइड करवाने हैं, मुझे एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग जिन कस्टमर्स को फाइनेंस रिक्वायर्ड है उन्हीं कस्टमर्स को केटर करना है, बाकी मेरा कोई और काम नहीं है, तो एक स्पेशलाइज्ड एक्टिविटी इन स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस के अंदर परफॉर्म की जाती है, जिस वजह से अल्टीमेटली हम लोगों को एफिशिएंसी जो है वो इंक्रीज होती हुई देखने के लिए मिलती है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स के बारे में भी, ठीक है। तो देखिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं, दीज आर दी टू बैंकिंग इंटरमीडियरीज जिनको प्रमोट किया गया था आरबीआई के द्वारा इन इट्स 2006 गाइडलाइंस भी। 2006 के अंदर आरबीआई के द्वारा कुछ गाइडलाइंस लाई जाती हैं जहां पे बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स इनको प्रमोट किया जाता है एज अ बैंकिंग इंटरमीडियरी, इंटरमीडियरी मतलब बिचौलिया भी, ठीक है। अब जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके द्वारा ट्रांजैक्शंस अंडरटेक की जा सकती हैं ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, और वो एक्चुअल में एक्ट करते हैं एज अ एजेंट ऑफ द बैंक भी। जबकि जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं दे कैन ओनली रेफर द क्लाइंट, बट वो किसी भी तरह की पर्सनल ट्रांजैक्शन जो है वो ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक अंडरटेक नहीं कर सकते हैं गाइस। तो एक बहुत ही मेजर डिफरेंस है कि भाई बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के द्वारा ट्रांजैक्शंस कैन बी अंडरटेकन ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, जबकि बिजनेस फैसिलिटेटर्स के द्वारा ट्रांजैक्शंस परफॉर्म नहीं की जाती ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, दे कैन जस्ट रेफर द क्लाइंट टू द बैंक गाइस। ट्रांजैक्शन परफॉर्म करने से मेरा मतलब क्या है कि जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं उनके द्वारा जो है वो जैसे अगर लोन का अमाउंट डिसबर्स किया जाना है दैट कैन बी डन बाय द बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स बिकॉज दोज आर एक्टिंग एज अ एजेंट ऑफ द बैंक। जबकि जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं वो सिर्फ क्लाइंट को रेफर करके लाएंगे भी इस क्लाइंट को लोन की रिक्वायरमेंट है, रेस्ट वो ट्रांजैक्शन अंडरटेक नहीं कर पाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक गाइस। अब क्या कुछ हम लोगों को एडवांटेजेस देखने के लिए मिलती हैं इन बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स की। सो देखिए देयर इज नो नीड टू क्रिएट अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। अब अगर एक बैंक ने अपने कस्टमर रीच को एक्सपेंड करना है, कस्टमर रीच को बढ़ाना है, तो उसके लिए उसको नया जो ब्रांच है वो एस्टेब्लिश करना पड़ता। अगर नया ब्रांच एस्टेब्लिश करना है तो वहाँ पे ब्रांच को एस्टेब्लिश करने में जो है वो कॉस्ट इनकर होती है, पहले एक रेंट पे स्पेस लेना पड़ता है, वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स रिक्रूट करना पड़ता है, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ता है। सो नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो हमारा नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना था, यहाँ पे जो पैसा लगना था उसको बचाया जा सकता है बिकॉज ऑफ दीज बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स भी। इसके अलावा दीज हेल्प टू अचीव द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब मल्टीपल काइंड ऑफ बेनिफिशियरीज को ये बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, लास्ट मैन ऑफ इंडिया तक बैंकिंग के सर्विसेज को पहुंचाने की कोशिश करते हैं ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स। इसके अलावा डोर स्टेप बैंकिंग को फैसिलिटेट करने में भी हेल्प करते हैं, और बेटर क्वालिटी ऑफ एसेट्स एज द कस्टमर आर नोन टू लोकल एनजीओज एंड पोस्ट ऑफिस। सो जो कस्टमर्स हैं क्योंकि वो लोकल एनजीओज और पोस्ट ऑफिस के जानकार होते हैं, लोकल। अब ये जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं, दीज आर जनरली द लोकल इंडिविजुअल्स जो कि उसी रीजन उसी ज्योग्राफी के रहने वाले होते हैं, तो वो कस्टमर को भी अच्छे से जानते हैं, और जो कस्टमर्स वहाँ पे जो टारगेटेड कस्टमर्स हैं जिनको जो है वो लोन वगैरह की रिक्वायरमेंट है, जिनको प्रोडक्ट और सर्विसेज डिलीवर करने हैं, क्योंकि उन कस्टमर्स के जो अकाउंट्स हैं वो हम लोगों को पोस्ट ऑफिस वगैरह
के अंदर भी देखने के लिए मिलते हैं। तो क्योंकि लोकल एनजीओज भी वहाँ पे जो कस्टमर्स हैं या फिर जो पोस्ट ऑफिस वगैरह हैं वहाँ पे वो भी कस्टमर्स को जानते हैं, तो बेटर क्वालिटी ऑफ लोन जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, मतलब कि भाई जो लोन है उनके डिफॉल्ट करने के चांसेस कम रहते हैं यहाँ पे। अब इसके अलावा जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं दोज नीड टू अंडरगो मैंडेटरी सर्टिफिकेशन, उनको एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन चाहिए ताकि हम लोग इंश्योर कर पाएं कि क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी जो है वो हम लोगों को अच्छी देखने के लिए मिल रही है गाइज। तो इसलिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के पास जो एक मैंडेटरी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, तभी वो ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर पाएंगे ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक। और इसके थ्रू हम लोग सर्टिफिकेशन के थ्रू हम लोग इंश्योर कर पाते हैं कि भाई जो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी है दैट इज ओके, दैट इज फाइन गाइज, ठीक है। सो ये हम लोगों ने बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बिजनेस फैसिलिटेटर्स के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स एंड बैंकिंग फैसिलिटेटर्स आर इनकरेक्ट here? Your statements are banking correspondent and business facilitators are promoted by RBI in 2006. Banking correspondents can undertake transaction on the behalf of bank while banking facilitators cannot. ठीक है, इनको आप लोग बैंकिंग फैसिलिटेटर, बिजनेस फैसिलिटेटर किसी भी नाम से बोल दीजिए भाई। सो यू नीड टू सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर है, वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन नॉर टू। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज नीदर वन नॉर टू। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और जो बिजनेस फैसिलिटेटर्स हैं इनको आरबीआई ने ही प्रमोट किया था 2006 के अंदर। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के द्वारा ट्रांजेक्शन अंडरटेक की जाती है ऑन द बिहाफ ऑफ बैंक, जबकि बिजनेस फैसिलिटेटर या फिर जो बैंक फैसिलिटेटर्स हैं उनके द्वारा ट्रांजेक्शन को अंडरटेक नहीं किया जा सकता है अभी। तो इसलिए ऑप्शन D will be the right one here. After that, next question is with reference to the concept of branch layout in bank. Consider the following statements. Branch layout refers to the system of locating various service facilities within the branch to deliver the most convenient service. A good branch layout helps in promoting efficiency and enhancing the coordination. Branch layout has no impact on employee motivation or customer goodwill. Optimization of cost is one of the objective of a good branch layout. So which of the above statements are correct here? 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only भी. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1, 2 and 4 only. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है जो ब्रांच का लेआउट है दैट हैज नो इम्पैक्ट ऑन द एम्प्लॉय मोटिवेशन और कस्टमर गुडविल। नहीं भी, बहुत ज्यादा इंपैक्ट रहता है ब्रांच के लेआउट का एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में और एक गुडविल फैक्टर कस्टमर्स में जनरेट करने में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, रेस्ट आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। सो गाइज ये हम लोगों ने बात कर ली डायरेक्ट चैनल्स इन बैंकिंग के बारे में, जहां पे हम लोगों ने ब्रांचेस के बारे में बात की। डायरेक्ट चैनल्स को ही फिजिकल चैनल भी बोला जाता है अभी। अब ब्रांचेस के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे बात की, ब्रांच लेआउट को समझा। इसके अलावा बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स और बिजनेस फैसिलिटेटर्स के बारे में हम लोगों ने बात की। सो हम लोगों ने डायरेक्ट जो डिलीवरी चैनल्स हैं उनको एक डिटेल के अंदर डिस्कस कर लिए यहाँ। Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the go series। तो दोस्तों JIB on the go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं इन अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया जाएगा और साथ ही साथ उस टॉपिक से जो रेलेवेंट MCQ एग्जाम में फ्रेम किया जाता है उस MCQ को भी हम लोग जो है वो इसी ड्यूरेशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक के अंदर या फिर अपने कम्यूट टाइम के अंदर। अब आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं ATM एंड POS टर्मिनल्स, दैट इज पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल। आज के सेशन के बारे में देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं ATM और पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के बारे में। अब देखिए गाइज ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से हम लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। जैसे मई 2025 के अंदर हम लोगों को ATM की ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन देखने के लिए मिला। ठीक है, तो जो भी टॉपिक हम लोग जो है इस पर्टिकुलर सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे। अब देखिए हम लोग जो है आज बात करने वाले हैं ATM और पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के बारे में। तो यहाँ से भी हम लोग देख पा रहे हैं कि लास्ट साइकिल्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो हम लोगों को देखने के लिए मिले हैं अभी। तो आप लोगों को इस सीरीज के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है और अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर लेना है अभी। आफ्टर दैट अब हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं फॉर टुडे सेशन। अब देखिए गाइज हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद द ATMs। ATM स्टैंड फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अब हालांकि आप लोग सभी जो है ATM से जो वेल वर्स्ड हैं, आप लोग इनको डेली लाइफ के अंदर यूज भी करते हैं, बट यहाँ पे हम लोग कुछ टेक्निकलिटीज को समझने की कोशिश करेंगे भी। अब देखिए ATM क्या है? इट इज अ सेल्फ सर्विस बैंकिंग टर्मिनल जिसके द्वारा कस्टमर्स को अलाउ किया जाता है कि भाई वो वैरायटी ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर पाएं विदाउट द नीड फॉर ह्यूमन असिस्टेंस।
अब आज की डेट में आप लोगों को अगर फंड विड्रॉ करना है, फंड डिपॉजिट करना है, ठीक है, चेकबुक की रिक्वेस्ट करनी है, अपना जो पिन है वो चेंज करना है, तो आप लोगों को किसी बैंक में जाकर के किसी इंप्लॉय के पास नहीं जाना पड़ता है ना, आप लोग एटीएम जाकर के ये सारी सर्विसेज अवेल कर पाते हैं। सो इट इज़ अ सेल्फ सर्विस टर्मिनल भी। अब अगर हम लोग फर्स्ट एटीएम की बात करें तो जो पहला सबसे एटीएम था वो ओपन अप किया गया बाय एचएसबीसी बैंक इन 1987 इन मुंबई। अब ये जो बैंक्स को एस्टेब्लिश किया गया, इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? तो देखिए, बैंक के लिए क्या ऑब्जेक्टिव था कि भाई सर्विस कॉस्ट को जो है रिड्यूस करना है हम लोगों ने कैसे ना कैसे। सर्विस कॉस्ट, जो भी सर्विसेज डिलीवर की जाती हैं उन सर्विसेज को डिलीवर करने में कुछ ना कुछ कॉस्ट इनकर होती है, तो मल्टीपल सर्विसेज को सेल्फ सर्विस टर्मिनल के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, जिस वजह से सर्विस कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गई भी। इसके अलावा बैंक मतलब जो कस्टमर्स थे उनके लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स थे इन एटीएम्स के? सो कस्टमर्स को कन्वीनियंस प्रोवाइड करना इन टर्म ऑफ लोकेशन एंड टाइम। मतलब भाई जब एटीएम्स इंट्रोड्यूस नहीं किए गए थे उससे पहले अगर कस्टमर को कैश विड्रॉ करना होता था या फिर कैश डिपॉजिट करना होता था तो उसको कंसर्न्ड ब्रांच में विजिट करना पड़ता था, और वो भी 9 से 5 बजे के बीच में, मतलब बैंक आवर्स के बीच के अंदर भी। तो इस पर्टिकुलर लोकेशन और टाइम की कन्वीनियंस प्रोवाइड की गई विद द हेल्प ऑफ दीज एटीएम्स भी। अब देखिए, दो तरह के एटीएम्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। कौन कौन से हैं? ऑन साइट एटीएम्स एंड ऑफ साइट एटीएम्स। तो देखिए, ऑन साइट एटीएम हम लोग किन एटीएम्स को बोल देंगे? जो एटीएम्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं विच आर लोकेटेड विद इन द ब्रांच, उनको बोल देते हैं ऑन साइट एटीएम्स। ऑफ साइट एटीएम्स हम लोग उन एटीएम्स को बोल देते हैं जो एटीएम्स हम लोगों को आउटसाइड द विसिनिटी ऑफ ब्रांच देखने के लिए मिलते हैं, मतलब ऐसी जगह पे देखने के लिए मिलते हैं जहां पे ब्रांच नहीं है बट उस बैंक का जो है वो एटीएम हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा गाइस, उनको बोल देते हैं ऑफ साइट एटीएम। जैसे रूरल एरियाज हो जाते हैं या फिर हमारे मेट्रो एरिया, मेट्रो स्टेशन हो जाते हैं, एयरपोर्ट एरिया हो जाता है, यहाँ पे हम लोगों को शॉपिंग मॉल के अंदर कई बार देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे बैंक्स नहीं होते हैं बट उनकी हम लोगों को एटीएम्स देखने के लिए मिल जाते हैं, मतलब ब्रांच भी नहीं होगी, सिर्फ एटीएम होगा वहाँ पे, तो उनको बोल देते हैं ऑफ साइट एटीएम्स भी। आफ्टर दैट अब हम लोग एटीएम को जब डिस्कस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग एनएफएस को भी डिस्कस करेंगे। एनएफएस क्या है? एनएफएस स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंशियल स्विच। अब आज की डेट में आप लोग पीएनबी के डेबिट कार्ड को लेकर के जाते हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एटीएम मशीन के थ्रू फंड विड्रॉ कर पाते हैं। इट इज़ ओनली फिजिबल विद द हेल्प ऑफ नेशनल फाइनेंशियल स्विच भी। सो इट इज़ नेटवर्क्ड पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसको लॉन्च किया गया था बाय इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, दैट इज आईडीआरबीटी। आईडीआरबीटी के द्वारा जो था वो एनएफएस को लॉन्च किया गया, और प्रेजेंटली इसको कौन रन कर रहा है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज एनपीसीआई भी। अब इसका फंक्शन क्या है? टू फैसिलिटेट इंटरकनेक्टिविटी बिटवीन वेरियस बैंक्स एंड देयर एटीएम्स भी। एम क्या है इस नेशनल फाइनेंशियल स्विच का? टू प्रोवाइड सिक्योर एंड इंटर ऑपरेबल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आप लोगों ने सिंपल सी बात ध्यान में रखनी है कि भी एनएफएस के थ्रू मल्टीपल काइंड ऑफ बैंक्स और उनके एटीएम्स को जो है इंटरकनेक्ट करने का काम किया जाता है गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करें तो कैशट्री और इन्फिनेट हमारे वो एग्जाम्पल हो जाते हैं विच आर इनिशिएटेड बाय नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जिनके द्वारा नेटवर्किंग फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाती है अक्रॉस मल्टीपल बैंक्स भी, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ गाइडलाइंस के बारे में जो कि हम लोगों को देखने के लिए मिलती हैं कि आरबीआई के द्वारा दी गई हैं ऑन द चार्जेस टू बी लेविड ड्यूरिंग द ऑपरेशंस परफॉर्म्ड इन एटीएम्स भी। तो सबसे पहली जो गाइडलाइन है दैट इज ट्रांजेक्शन एट द बैंक्स ओन एटीएम एट एनी लोकेशन। मतलब पीएनबी बैंक का ही हम लोगों को डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल रहा है और पीएनबी बैंक का ही एटीएम मशीन है हमारे पास भी। तो पीएनबी बैंक के डेबिट कार्ड के थ्रू हम लोग पीएनबी बैंक की एटीएम मशीन के थ्रू ही अगर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं किसी भी लोकेशन के ऊपर, तो मिनिमम 5 फ्री ट्रांजैक्शंस विल बी प्रोवाइडेड टू द कस्टमर इन अ मंथ, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। अब ये नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस क्या है? जैसे चेकबुक की रिक्वेस्ट करना, ठीक है, एटीएम पिन को चेंज करने की रिक्वेस्ट करना, दीज आर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज अगर एक इंडिविजुअल के द्वारा ट्रांजेक्शन की जा रही है एट एनी अदर बैंक एटीएम एट मेट्रो लोकेशन, मतलब पीएनबी बैंक का एटीएम है और एसबीआई बैंक का जो है वो हम लोगों को क्या देखने के लिए मिल रहा है? डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल रहा है, और मेट्रो लोकेशन के ऊपर जो अगर ट्रांजैक्शन की जा रही है तो उस केस में मिनिमम 3 फ्री ट्रांजैक्शंस इन अ मंथ विल बी प्रोवाइडेड इंक्लूडिंग फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब कौन कौन सी वो मेट्रो लोकेशंस हैं? तो मुंबई, न्यू दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, दीज आर दी मेट्रोपॉलिटन लोकेशंस, ठीक है, जिनके ऊपर अगर ट्रांजैक्शन परफॉर्म की जा रही है एट एनी अदर बैंक्स एटीएम तो वहां पे मिनिमम 3 फ्री ट्रांजैक्शंस विल बी प्रोवाइडेड। Beyond that 21 रुपीज पर ट्रांजेक्शन विल बी चार्ज बाय द कस्टमर। अब ये अमाउंट जो वेरी भी करता रहता है भाई। इसके बाद नेक्स्ट इज अब हम लोग देख पाते हैं कि भाई यहाँ पे आरबीआई ने सिर्फ एक बैंक्स को जो है मिनिमम मैंडेट दिया है कि भाई आरबीआई हैज मैंडेटेड ओनली द मिनिमम नंबर ऑफ फ्री ट्रांजैक्शंस एट एटीएम। बाकी बैंक्स की अपनी जो है वो डिस्क्रिप्शन है कि वो मैक्सिमम कितनी फ्री ट्रांजैक्शन जो है कस्टमर्स को ऑफर करना चाहते हैं गाइस। आफ्टर दैट
नेक्स्ट हमारी जो गाइडलाइन है दैट इज रिगार्डिंग केसेस ऑफ फेल ट्रांजैक्शन। अब देखिए हम लोगों को देखने के लिए मिलता है ना कि एटीएम के थ्रू ट्रांजैक्शन की जाती है और कई बार एक कस्टमर है उसने 5,000 रुपये विड्रॉ करने थे बट उसके अकाउंट से डेबिट तो हो गए 5,000 रुपये बट उसको रिसीव हुए सिर्फ 3,000 रुपये। सो इट इज़ अ फेल्ड ट्रांजैक्शन। तो इस तरह की अगर फेल्ड ट्रांजैक्शन है तो बैंक नीड टू रिजॉल्व द कस्टमर कंप्लेंट बाय रिक्रिएटिंग द कस्टमर अकाउंट विद इन T+5 डेज। मतलब जिस दिन ट्रांजैक्शन हुई उसके 5 दिन के अंदर अंदर कस्टमर के अकाउंट को रिक्रेडिट करना पड़ेगा बैंक को भी इन केस ऑफ फेल्ड ट्रांजैक्शन। और अगर कंप्लेंट लॉन्च नहीं की जाती है बाय द कस्टमर विद इन 30 डेज ऑफ द ट्रांजैक्शन तो किसी भी तरह की कंपनसेशन के लिए वो फिर एंटाइटल्ड नहीं रह जाएगा, मतलब उसको कोई भी कंपनसेशन नहीं दिया जाएगा भी। सो दीज आर दी गाइडलाइंस बाय द आरबीआई विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशंस विच आर परफॉर्म्ड ऑन एटीएम्स। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं व्हाइट लेबल एटीएम्स के बारे में। अब आप लोगों ने मेट्रोपॉलिटन एरियाज के अंदर इस तरह के एटीएम्स देखे होंगे जिनके ऊपर किसी भी बैंक का लोगो हम लोगों को देखने के लिए नहीं मिलता है। तो जनरली ये कौन से एटीएम्स होते हैं? दीज आर व्हाइट लेबल एटीएम्स भी। अब दीज आर दी एटीएम्स विच आर सेट अप own and operated by non banking entities. This point is to be remembered here कि भाई नॉन बैंकिंग एंटिटीज के द्वारा जो है इन व्हाइट लेबल एटीएम्स को सेटअप ओन और ऑपरेट किया जाता है। दीज इन एंटिटीज को बोलते क्या हैं? व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स बोल देते हैं भी। अब ये जो व्हाइट लेबल एटीएम्स हैं दीज आर हैविंग द रेगुलेटरी बैकिंग ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 बाय द आरबीआई। आरबीआई के द्वारा जो इनको बैकिंग दी गई है। अब क्या कारण है व्हाइट लेबल एटीएम्स को एस्टेब्लिश करने का? सो टू इंक्रीज द ज्योग्राफिकल रीच ऑफ एटीएम फॉर इंक्रीज्ड ऑन एनहांस्ड कस्टमर सर्विसेज। मतलब कस्टमर्स तक अपनी ज्योग्राफिकल रीच को बढ़ाने के लिए एटीएम्स के थ्रू कस्टमर्स तक अपनी ज्योग्राफिकल रीच बढ़ाने के लिए इन व्हाइट लेबल एटीएम्स को जो सेटअप किया गया, ठीक है, स्पेशली इन द सेमी अर्बन और रूरल एरियाज भी। अब एक कस्टमर के द्वारा क्या कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं इन व्हाइट लेबल एटीएम्स के ऊपर? तो देखिए यूजिंग व्हाइट लेबल एटीएम इज जस्ट लाइक यूजिंग एनी अदर एटीएम ऑफ एनी बैंक, ठीक है। जैसे अकाउंट की इन्फॉर्मेशन लेना, कैश डिपॉजिट करना, बिल पेमेंट करना, रेगुलर बिल्स की पेमेंट करना, मिनी या फिर शॉर्ट स्टेटमेंट की जनरेशन चाहना, पिन चेंज करने की रिक्वेस्ट करना या फिर चेकबुक के लिए रिक्वेस्ट करना। सो दीज ऑल आर दी ऑपरेशंस विच कैन बी परफॉर्म्ड ऑन द व्हाइट लेबल एटीएम्स भी। अब अगर एग्जांपल की बात की जाए तो इंडी कैश आप लोगों ने देखा होगा कि इंडी कैश के एटीएम्स देखे होंगे आप लोगों ने भी। तो इंडी कैश एक्चुअल में जो है वो टाटा कम्युनिकेशन इज द मदर ब्रांड ऑफ दैट पर्टिकुलर। तो यहाँ पे अब इंडी कैश जो है वो हम लोगों को व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर देखने के लिए मिल रहा है गाइज। अब ये जो व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स रहते हैं इनका टाई अप रहता है बैंक के साथ में। ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअली ऑपरेट करते हैं, दीज आर हैविंग द टाई अप विद द बैंक्स भी, ठीक है। बट दीज एटीएम्स आर सेटअप owned and operated by the white label ATM operators guys, ठीक है। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के बारे में। अब देखिए पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल क्या है, आप लोगों ने जरूर देखा होगा जब भी आप लोग किसी भी एक मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे इस तरह की एक POS टर्मिनल मशीन देखने के लिए मिलती है, उसी को बोला जा रहा है पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल भी। अब इनके थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि ये जो पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है दीज फैसिलिटेट द पेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ परचेज बाय असेसिंग द अकाउंट एंड इफेक्टिव पेमेंट। अब देखिए जो भी गुड्स और सर्विसेज परचेज किए जाते हैं एट द मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट उनके बिहाफ में जो पेमेंट करनी है उस पेमेंट को फैसिलिटेट करने में हेल्प करते हैं ये पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल। अब दो तरह के देखने के लिए मिलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर एंड डायल अप टर्मिनल। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर है यहाँ पे जो सेटलमेंट है हमारी ट्रांजेक्शन की वो हम लोगों को नेट सेटलमेंट होती हुई देखने के लिए मिलती है इन रियल टाइम। इनको हम लोग ऑनलाइन टर्मिनल्स भी बोल देते हैं, जबकि जो दूसरे डायल अप टर्मिनल्स हैं इनको हम लोग ऑफलाइन टर्मिनल्स भी बोलते हैं। इनके अंदर जो ट्रांजैक्शन है दैट इज बीइंग सेटल्ड इन स्टोर एंड फॉरवर्ड मोड, मतलब रियल टाइम के अंदर जो ट्रांजैक्शन है वो सेटल नहीं होती है अभी इन केस ऑफ डायल अप टर्मिनल। अब जो चार्जेस हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं ट्रांजैक्शन जब भी कंडक्ट की जाती है तो जो चार्जेस हैं ट्रांजैक्शन के वो स्प्लिट होते हैं बिटवीन कार्ड इशूइंग बैंक, बैंक दैट ओन्स द POS टर्मिनल, मर्चेंट एंड कार्ड कंपनी दैट इज मास्टर कार्ड, वीजा एंड रुपे, जिनको हम लोग स्पॉन्सर भी बोल देते हैं गाइस, ठीक है। सो ये हम लोगों ने देखा पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के बारे में। आफ्टर दैट अब आरबीआई के द्वारा 2008 के अंदर क्या बोला गया कि भाई जो ये पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल है इनके थ्रू कैश विड्रॉ करने की जो लिमिट है वो एस्टेब्लिश कर दी गई कि इंडिविजुअल्स कैन विड्रॉ द कैश फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल विद अ सीलिंग ऑफ ₹1000। और बाद में इस लिमिट को जो था वो इंक्रीज कर दिया गया फ्रॉम 1000 to 2000 रुपीज पर डे इन Tier 3 एंड Tier 4 सिटीज गाइज। Tier 1 और जो Tier 2 सेंटर्स हैं वहाँ पे अभी भी ये लिमिट हम लोगों को 1000 ही देखने के लिए मिलती है, जबकि Tier 3 और Tier 4 सेंटर्स के अंदर ये जो लिमिट है ये बढ़ा करके हम लोगों को 2000 रुपीज कर दी गई है गाइज। सो दिस अमाउंट ऑफ कैश कैन बी विड्रॉल विद द हेल्प ऑफ पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल इन Tier 3 and Tier 4 centers. After that, now there is a question in front of you. Consider the following statements regarding failed ATM transaction and RBI guidelines. So RBI has mandated only the minimum number of free transactions and the bank may offer more free transaction at their discretion
discretion. In case of failed ATM transaction, bank must resolve complaints by recreating the customer's account. The maximum time period for resolution of failed ATM transaction complaint is T plus 5 days. If the complaint is not lodged within 60 days of the transaction, the customer is not entitled to any compensation. So which of the above statements are correct here? 1, 2 and 3 only, 2 and 4 only, 1 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 guys. So what should be the right answer here? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 3 only. अब फोर्थ स्टेटमेंट गलत क्यों है कि इट शुड, यहाँ पे 30 डेज का हम लोगों को ड्यूरेशन देखने के लिए मिलता है कि भाई अगर 30 डेज के अंदर जो कंप्लेंट है वो लॉज नहीं की जाती है, देन द कस्टमर इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी काइंड ऑफ कंपनसेशन भी. तो इसीलिए ऑप्शन ए विल बी द राइट वन. पहली तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पे. नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द व्हाइट लेबल एटीएम्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. व्हाइट लेबल एटीएम्स आर सेट अप, ओन एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंकिंग एंटिटीज. दीज नॉन बैंक एंटिटीज आर नोन एज व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स. व्हाइट लेबल एटीएम्स आर ऑथराइज्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड व्हाइट लेबल एटीएम्स is to increase the geographical reach of ATMs, especially in the semi-urban and rural areas. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only. What should be the right answer here? The right answer will be option number B, that is 1, 2 and 4 only. Third statement गलत क्यों है? क्योंकि white label ATMs are having the backing of पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007, नॉट बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949. तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन हियर. सो गाइज ये हम लोगों ने एटीएम्स और पॉइंट ऑफ सेल्स टर्मिनल के बारे में. Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series. So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ना वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम. अब भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया जाएगा और उस टॉपिक के थ्रू जो रेलेवेंट MCQ एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं उन MCQs को भी हम लोग जो इसी सेशन में डिस्कस कर लेते हैं भाई. तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज को यूटिलाइज कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक के अंदर या फिर अपने कम्यूट टाइम के अंदर. अब आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग के बारे में. अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर. अब देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेट बैंकिंग एंड मोबाइल बैंकिंग के बारे में. तो गाइज ये वो टॉपिक है जहां से हम लोगों को लास्ट साइकिल्स के अंदर भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं. जैसे मई 2024 के अंदर ही आरबीआई की गाइडलाइंस को लेकर के जो था वो क्वेश्चन फ्रेम किया गया था भाई कि अगर मोबाइल बैंकिंग ऑफर करनी है तो कौन से डिपार्टमेंट की जो है वो परमिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी. तो भाई जो भी टॉपिक हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट साइकिल में एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए जरूर मिलेंगे गाइस. तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को सही से स्ट्रीमलाइन कर पाएं भी. आफ्टर दैट अब हम लोग आज की डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद द इंटरनेट बैंकिंग. तो देखिए एक फेमस पर्सनैलिटी हुई जिनका नाम था अर्नेस्ट टी पार्किंस. इन्होंने 1997 के अंदर ही कुछ इम्प्लीकेशंस के बारे में बात की विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट बैंकिंग कि भाई फ्यूचर में हम लोग इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू क्या कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ हम लोगों को किस तरह का फ्यूचर देखने के लिए मिल रहा है इंटरनेट बैंकिंग का. तो इन्होंने बोला कि फ्यूचर में एक तो हम लोग इंटरनेट के थ्रू कॉमर्स कर पाएंगे, कॉमर्स मतलब इंटरनेट के थ्रू बिजनेस कर पाएंगे. वी विल बी एबल टू बाय एंड सेल गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट. अलग अलग तरह की जो इलेक्ट्रॉनिक रिटेल पेमेंट मेथड्स हैं वो इनोवेट कर पाएंगे. इलेक्ट्रॉनिकली रिटेल बैंकिंग की जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनको ऑफर कर पाएंगे. इसके अलावा जो मूवमेंट होगी इंटरनेट बैंकिंग की वजह से दैट विल बी जनरली ऑफ रिटेल फाइनेंशियल सर्विसेज टू द इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी इंक्लूडिंग इंश्योरेंस, डिस्काउंट ब्रोकरेज एंड म्यूचुअल फंड. तो भाई हम लोग इंटरनेट का यूज़ करके ये जो म्यूचुअल फंड है, इंश्योरेंस है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स हैं, इनको भी जो है वो सेल ऑफ कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग गाइस. तो इन्होंने 1997 के अंदर ये ऑब्जर्वेशंस की कि भाई फ्यूचर इस तरह से देखने के लिए मिल सकता है इंटरनेट बैंकिंग का. अब अगर आज की डेट में आप लोग देखेंगे तो लगभग हर एक इन्होंने ये जो ऑब्जर्वेशन की थी उस टाइम के ऊपर 1997 के अंदर वो हम लोगों को लगभग आज की डेट में हॉलिस्टिकली जो है वो ट्रू होती हुई देखने के लिए मिल रही है. सो व्हाट काइंड ऑफ विजन ही वाज कि भाई देखिए उन्होंने 1997 में ही ये बता दिया था कि भाई आने वाले टाइम के अंदर हम लोग इंटरनेट का यूज करके जो है वो इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू गुड्स और सर्विसेज को सेल कर पाएंगे, परचेज कर पाएंगे, ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर पाएंगे, अलग अलग तरह की इलेक्ट्रॉनिक रिटेल पेमेंट्स कर पाएंगे भाई. ठीक है. आफ्टर दैट अब आरबीआई के द्वारा 3 तरह से इंटरनेट बैंकिंग को जो है क्लासिफाई किया गया है. पहली है बेसिक लेवल सर्विसेज. अब यहाँ पे वेबसाइट्स के बारे में बात की जा रही है. तो देखिए ऐसी बैंक की वेबसाइट जिनके थ्रू इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट किया जा सके रिगार्डिंग वेरियस काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो कि कस्टमर्स को ऑफर किए जाते हैं या फिर इन जनरल जो पब्लिक के लिए जो है प्रोडक्ट और सर्विसेज रहते हैं भी. कुछ ऐसे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होते हैं ना जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को ही ऑफर किए जाते हैं. कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज ऐसे होते हैं विच कैन बी ऑफर टू द जनरल पब्लिक भी. तो
ये जो बेसिक लेवल सर्विसेज हैं, इन बेसिक लेवल बैंक की जो वेबसाइट्स हैं, इनके थ्रू बेसिक लेवल सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड की जाएंगी, मतलब इंफॉर्मेशन कैन बी डिसेमिनेटेड। आफ्टर दैट सेकंड टाइप इज सिंपल ट्रांजेक्शनल वेबसाइट्स। अब देखिए ये जो सिंपल ट्रांजेक्शनल वेबसाइट्स हैं, इनके थ्रू कस्टमर्स जो हैं वो अपनी इंस्ट्रक्शन सबमिट कर सकते हैं, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग तरह की सर्विसेज के लिए। अलॉन्ग विद दिस, अगर उनको क्वेरी है रिगार्डिंग देयर अकाउंट बैलेंस, दैट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ दीज सिंपल ट्रांजेक्शनल वेबसाइट्स। बट किसी भी तरह की फंड बेस्ड ट्रांजैक्शन जो है वो कस्टमर नहीं कर पाएगा विद द हेल्प ऑफ दीज सिंपल ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स भी। सो इट इज अ सेकंड टाइप। थर्ड टाइप की अगर बात की जाए तो थर्ड टाइप इज फुली ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स। अब देखिए भाई, फुली ट्रांजैक्शनल वेबसाइट्स के थ्रू कस्टमर्स को अलाउ किया जाता है कि वो अपने अकाउंट के थ्रू फंड्स को जो है ट्रांसफर कर पाए, अलग अलग तरह के बिल्स की पेमेंट कर पाए, किसी और प्रोडक्ट को सब्सक्राइब करना है बैंक के, जैसे वेल्थ मैनेजमेंट प्रोडक्ट है, सो दैट कैन ऑल्सो बी सब्सक्राइब्ड। अलॉन्ग विद दिस टू ट्रांजेक्ट परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटीज। सो सिक्योरिटीज को अगर बाय करना है, ट्रांजेक्शन करनी है, सेल आउट करना है, सो दैट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ दीज फुली ट्रांजेक्शनल वेबसाइट्स। सो तीन तरह की हम लोगों को जो है वो वेबसाइट्स के बारे में बताया गया है बाय द आरबीआई, जिनके थ्रू अलग अलग तरह की जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स को प्रोवाइड की जाती हैं। आफ्टर दैट, अब क्या कुछ सर्विसेज जो है ऑफर की जाती हैं कस्टमर्स को इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू। सो कस्टमर जो है अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर पाते हैं, अकाउंट स्टेटमेंट जो जनरेट कर पाते हैं, अपनी रीसेंट ट्रांजेक्शन जो उन्होंने परफॉर्म किए अपने अकाउंट को लेकर के उनको व्यू कर पाएंगे। अलॉन्ग विद दिस रेकरिंग डिपॉजिट लोन अकाउंट के रिगार्डिंग अगर इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए कि भाई मेरी एफडी जो है कब मैच्योर होने वाली है, दैट कैन ऑल्सो बी सीन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। इसके अलावा अगर उन्होंने फंड ट्रांसफर करने बिटवीन वेरियस अकाउंट, जैसे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, कैश, क्रेडिट विद इन द बैंक, दैट कैन ऑल्सो बी डन। मतलब एक बैंक के अंदर ही जो है उन्होंने अगर फंड ट्रांसफर करने, दैट कैन ऑल्सो बी डन। और अगर उन्हें इनडायरेक्ट टैक्सेस की पेमेंट करनी है, दैट इज ऑल्सो फिजिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। फंड्स अगर किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने हैं एनईएफटी या फिर आईएमपीएस मैकेनिज्म के थ्रू, दैट इज ऑल्सो फिजिबल विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। डायरेक्ट टैक्सेस कैन बी पेड। यूटिलिटी बिल्स जैसे प्रीमियम हो गए, आप लोगों की इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हो गए, टेलीफोन बिल हो गए, एनर्जी बिल हो गए, दीज कैन ऑल्सो बी पेड विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। आप लोगों ने अगर टिकट बुकिंग करनी है, जैसे बस की टिकट बुक करनी है, ट्रेन की करनी है, एयर टिकट बुक करनी है, या फिर आप लोगों ने होटल्स के रूम बुक करने हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रैवल वेबसाइट्स, दैट कैन ऑल्सो बी बुक्ड बाय यूजिंग द इंटरनेट बैंकिंग। यूनिट्स परचेज करने म्यूचुअल फंड के अंदर, दैट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट करना है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग या फिर किसी भी अदर तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अगर आप लोग जो है सब्सक्राइब करना चाहते हैं, दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। आप लोग अलग अलग तरह के जो मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स या फिर सर्विस प्रोवाइडर है उनकी पेमेंट्स करनी है फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू परचेज्ड, दैट कैन ऑल्सो बी डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट बैंकिंग भी। आफ्टर दैट, अब आरबीआई की कुछ गाइडलाइंस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या कुछ गाइडलाइंस रहती हैं आरबीआई की रिगार्डिंग इंटरनेट बैंकिंग। तो देखिए, जब भी जो है वो बैंक ने एक इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स को, तो पहले आरबीआई का एक प्रायर अप्रूवल जो है लेना पड़ेगा बैंक्स को। आफ्टर दैट, बैंक नीड टू ऑब्टेन अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंडिपेंडेंट ऑडिटर, जो कि ये इंश्योर करेगा कि भाई जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं दोज हैव बीन मेट बाय द बैंक फॉर इशूइंग द इंटरनेट बैंकिंग सर्विसेज भी। और अगर किसी भी तरह का ब्रीच हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर या फिर फेलियर देखने के लिए मिलता है, तो इमीडिएटली बैंक को जो है वो आरबीआई को रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पे जो रिस्क एंड कंट्रोल इन कंप्यूटर टेलीकम्युनिकेशन गाइडलाइंस हैं वही अप्लाई होंगी इंटरनेट बैंकिंग के केस में भी, ठीक है, कि भाई जो रिस्क हम लोगों को देखने के लिए मिलता है इन केस ऑफ कंप्यूटर्स एंड टेलीकम्युनिकेशन गाइडलाइंस, सेम दोज गाइडलाइंस विल बी एप्लीकेबल इन केस ऑफ इंटरनेट बैंकिंग। आरबीआई जो है बैंक्स की रेगुलर इंस्पेक्शन करेगा कि क्या बैंक्स के द्वारा मिनिमम कंडीशन जो मीट की जा रही हैं या फिर नहीं की जा रही हैं, जो स्टैंडर्ड्स हैं वो फॉलो किए जा रहे हैं या फिर नहीं किए जा रहे हैं। अलॉन्ग विद दिस, आउटसोर्सिंग गाइडलाइंस टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रिस्क अराइजिंग फ्रॉम द थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। तो अगर वहाँ पे बैंक जो है वो थर्ड पार्टी को आउटसोर्स कर रहा है इस इंटरनेट बैंकिंग की सर्विसेज को कि भाई थर्ड पार्टी मेरे बिहाफ पे कस्टमर को प्रोवाइड करेगी, तो वहाँ पे जो आउटसोर्सिंग की गाइडलाइंस हैं आरबीआई की, दोज नीड टू बी फुलफिल्ड बाय द बैंक। इसके अलावा बैंक नीड टू सेट इंटर बैंक पेमेंट गेटवेज। तो इंटर बैंक पेमेंट गेटवेज जो है बैंक्स को सेटअप करने पड़ेंगे, जिनके थ्रू जो ट्रांजैक्शन है दैट कैन बी फैसिलिटेटेड भी। आफ्टर दैट, अब हम लोग बात कर लेते हैं मोबाइल बैंकिंग के बारे में। अब देखिए, मोबाइल बैंकिंग क्या है। मोबाइल बैंकिंग के थ्रू बैंक्स को परमिट किया जाता है टू ऑफर मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज आफ्टर ऑब्टेनिंग
नेसेसरी परमिशन फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, उसके थ्रू जो है परमिशन लेनी पड़ती है बैंक को, अगर बैंक ने जो है मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज ऑफर करनी है। इसके अलावा बैंक्स नीड टू फॉलो द आरबीआई गाइडलाइंस जब भी मोबाइल बैंकिंग जो है ऑफर करनी होगी। अब कौन कौन सी गाइडलाइंस जो फॉलो करनी है आरबीआई की? सो नो योर कस्टमर गाइडलाइंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग गाइडलाइंस एंड कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग गाइडलाइंस, सो दैट जो बैंक है वो ये इंश्योर कर ले कि भाई अगर वो मोबाइल बैंकिंग की सर्विसेज ऑफर कर रहा है तो जो कस्टमर है जिसको ये सर्विसेज ऑफर की जा रही है वो किसी भी तरह की इलीगल एक्टिविटी के अंदर इंडल्ज ना हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के है, चाहे वो टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के है। अलॉन्ग विद दिस कस्टमर आइडेंटिटी इज टू बी मतलब असर्टेन्ड भाई। ये अब क्या कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं मोबाइल बैंकिंग के थ्रू अंडरटेक की जा सकती हैं? सो बैलेंस की इंक्वायरी करना, मिनी स्टेटमेंट, बिल की पेमेंट करना, टिकट की बुकिंग करना, शॉपिंग करना या फिर फंड्स को ट्रांसफर करना। सो दीज आर द सर्विसेज विच कैन बी अंडरटेकन बाय द यूज ऑफ मोबाइल बैंकिंग। आफ्टर दैट मोबाइल बैंकिंग के अंदर हम लोग बात कर लेते हैं IMPS के बारे में। अब देखिए भाई IMPS क्या है? IMPS स्टैंड्स फॉर इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज। अब इसको ऑपरेट किया जाता है बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अब ये है क्या है? सो एक्चुअली इट ऑफर्स इंस्टेंट 24/7 इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सर्विस थ्रू मोबाइल फोन्स। सो इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिकली फंड ट्रांसफर किए जा सकें बाय द यूज ऑफ मोबाइल फोन, उसको फैसिलिटेट करने के लिए जो था वो IMPS को लाया गया था। आफ्टर दैट ये जो फैसिलिटी है IMPS की, ये प्रोवाइड की जाती है बाय द NPCI थ्रू इट्स एग्जिस्टिंग NFS स्विच। NFS स्विच क्या है? NFS इज नेशनल फाइनेंशियल स्विच, जिसका काम क्या है? मल्टीपल बैंक्स और उनके ATMs को नेटवर्किंग प्रोवाइड करना, इंटरकनेक्ट करना भी, ठीक है। तो NPCI के द्वारा अपने एग्जिस्टिंग जो NPCI का ये NFS स्विच है उसके थ्रू ही IMPS सर्विसेज को फैसिलिटेट करवाया जाता है। अब यहाँ पे पहले IMPS की जो ट्रांजेक्शन की जाती थी उसकी लिमिट थी पहले 50,000 रुपए पर कस्टमर, जिसको अब एलिमिनेट कर दिया गया है। नाउ इट इज द विश ऑफ द बैंक या फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ द बैंक कि भाई कितनी जो है उनको पर ट्रांजैक्शन लिमिट सेट करनी है बेस्ड ऑन देयर रिस्क असेसमेंट विद द बोर्ड अप्रूवल। अब 3 तरह से IMPS के थ्रू जो फंड्स हैं उनको ट्रांसफर किया जा सकता है यूजिंग मनी मोबाइल ID, दैट इज MMID विच इज अ 7 डिजिट कोड एंड अ मोबाइल नंबर। तो MMID और मोबाइल नंबर का यूज करके एक मेथड हो गया फंड ट्रांसफर करने का। दूसरा IFS कोड और अकाउंट नंबर, जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड और अकाउंट नंबर है, इन दोनों का यूज करके भी फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। इट इज द सेकंड मेथड। थर्ड ऑप्शन क्या है? बाय यूजिंग द आधार नंबर। तो आधार बेस्ड रेमिटेंस सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब आधार नंबर के थ्रू भी फंड जो है वो ट्रांसफर कर दिए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ IMPS गाइस। आफ्टर दैट मोबाइल बैंकिंग के अंदर ही हम लोग बात कर लेते हैं UPI के बारे में। अब देखिए UPI क्या है? UPI स्टैंड्स फॉर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको लॉन्च किया गया था बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया as a unique mobile application based solution, unique mobile application based payment solution एक्चुअली। तो मोबाइल के थ्रू किस तरह से पेमेंट करनी है उसको उसके लिए एक सॉल्यूशन लाया गया था विद द हेल्प ऑफ दिस UPI। अब इट प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर द पेमेंट अमंग पीयर्स। पेमेंट अमंग पीयर्स का मतलब क्या है कि इंडिविजुअल्स खुद के अंदर जो ट्रांजेक्शन कर पाए। राम ने श्याम को पैसा भेजना है तो वो पैसा भेज पाए, उसने पैसा भेजना था, अब उसको बैंक जाने की जरूरत ना पड़े, वो मोबाइल के थ्रू जो है वो क्या कर पाए? पेमेंट कर पाए भी, ठीक है। सो दिस इज UPI भी। अब देखिए UPI के अंदर हम लोग देख पाते हैं कि जो कस्टमर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है थ्रू ईमेल लाइक ID, जिनको हम लोग क्या बोल देते हैं? UPI ID बोल देते हैं भी। जैसे ABHI@HDFC, इस तरह से कुछ आप लोगों को जो है वो देखने के लिए मिलती है UPI ID भी। अब यहाँ पे जो UPI है इसके थ्रू हम लोग देख पाते हैं कि जो पेमेंट्स हैं दोज कैन बी डन यूजिंग मोबाइल ऐप एज वेल एज वेब भी, ठीक है। तो इंटरनेट का यूज करके भी यहाँ पे पेमेंट की जा सकती हैं। अब जो पेमेंट है दैट कैन बी बोथ सेंडर एज वेल एज रिसीवर इनिशिएटेड। इसका क्या मतलब है कि जिसने पैसा भेजना है और जिसने पैसा रिसीव करना है, दोनों के द्वारा जो है वो रिक्वेस्ट इनिशिएट की जाती है। पुश बेस्ड ट्रांजेक्शन इनको बोल देते हैं हम लोग भी। अब यहाँ पे जो पेमेंट है दैट कैन बी डन यूजिंग आधार नंबर, वर्चुअल एड्रेस, अकाउंट नंबर, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड या फिर मनी मोबाइल नंबर एंड मनी मोबाइल आइडेंटिफायर, दैट इज MMID भी। सो दीज आर दी वेज जिनका यूज करके हम लोग जो है UPI के थ्रू पेमेंट कर पाते हैं भी। अब UPI में हम लोगों को 1 क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन देखने के लिए मिलती है। इसका मतलब क्या है कि देखिए जब भी आप लोग UPI के थ्रू पेमेंट करेंगे तो आप लोगों को पहले तो जो है वो UPI की ऐप के थ्रू जब आप लोग पेमेंट करेंगे तो आप लोगों से जो है पिन मांगा जाएगा। आप लोगों ने पिन डाल दिया, जब आप लोग जो है ट्रांजेक्शन परफॉर्म करेंगे तो अगेन आप लोगों से जो है सिक्योरिटी पर्पज के लिए जो है वो पिन मांगा जाएगा। मतलब 1 क्लिक 2 फैक्टर, 2 जगह ऑथेंटिकेट कर लिया आप लोगों को। सो 1 क्लिक 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इज देयर, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंड यूज ऑफ द पेयर स्मार्टफोन फॉर द
सिक्योर क्रेडेंशियल कैप्चर्स। सो मोबाइल फ़ोन के थ्रू जो क्रेडेंशियल्स हैं उनको सिक्योर वे के अंदर जो है वो इंटेक्ट रखा जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस यूपीआई। अब यूपीआई के अंदर ही हम लोगों को देखने के लिए मिलता है यूपीआई 123 पे। यूपीआई 123 पे क्या है? इट इज़ एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फॉर फीचर फ़ोन यूज़र्स। फीचर फ़ोन यूज़र्स जिनके अंदर इंटरनेट हम लोगों को काम करता हुआ देखने के लिए नहीं मिलता है। विदाउट द यूज़ ऑफ इंटरनेट यहाँ पे इस यूपीआई 123 पे के थ्रू जो पेमेंट्स है वो की जा सकती हैं भी। तो ये हम लोगों ने यूपीआई के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं भीम के बारे में। तो देखिए भीम क्या है? भारत इंटरफेस फॉर मनी। सो इट इज़ अ यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऐप फॉर क्विक ट्रांजैक्शन इन इंडिया। तो ध्यान में रखना है कि भीम जो है वो भी यूपीआई बेस्ड है गाइस। अब इसके थ्रू सपोर्ट किया जाता है इंस्टेंट बैंक टू बैंक पेमेंट्स यूजिंग मोबाइल नंबर और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो मोबाइल नंबर या फिर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस के थ्रू जो ट्रांजेक्शन हैं वो की जा सकती हैं बाय यूजिंग भीम ऐप। इसके अंदर एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन की रिक्वायरमेंट रहेगी। जैसे हम लोगों ने यूपीआई 123 पे में देखा कि भाई इंटरनेट के बिना भी जो है वो ट्रांजैक्शन हो जा रही थी, बट भीम ऐप के थ्रू अगर ट्रांजैक्शन करनी है तो यू नीड अ स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन। 20 लैंग्वेजेस के अंदर जो है भीम ऐप को ऑपरेट किया जा सकता है इंडिया के अंदर भी। अब ट्रांजैक्शन लिमिट की बात की जाए तो 1 लाख रुपीज़ पर डे एंड पर ट्रांजैक्शन इज अलाउड गाइज। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ट्रांजैक्शन लिमिट भी ध्यान में रखनी है। और कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी भी एटीएम्स के थ्रू जो सपोर्ट की जाती है विद द हेल्प ऑफ दिस भीम ऐप। इसके अलावा पेमेंट जो की जा सकती हैं बाय यूजिंग वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, अकाउंट नंबर एंड आईएफएससी कोड, आधार नंबर और क्यूआर कोड। अब ये क्यूआर कोड क्या होता है? क्यूआर इज क्विक रिस्पांस कोड भी। अब हम लोग इस भीम ऐप के थ्रू हम लोग व्यू और शेयर कर सकते हैं इन स्टैटिक क्यूआर कोड्स को, मतलब क्यूआर कोड को शेयर भी किया जा सकता है बाय यूजिंग दिस भीम ऐप। इसके अलावा यूजर कैन मैनेज लिंक्ड बैंक अकाउंट, जो भी उनका लिंक्ड बैंक अकाउंट है इस पर्टिकुलर ऐप के साथ में, दे कैन चेंज देयर यूपीआई पिन और या फिर दे कैन रिक्वेस्ट फॉर द बैलेंस कि भाई उनके अकाउंट में बैलेंस कितना पड़ा हुआ है वो भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस भीम ऐप। इसके अलावा दो यूजर्स हैं, दोज कैन ब्लॉक और स्पैम यूजर सेंडिंग इलिसिट कलेक्ट रिक्वेस्ट। अब क्योंकि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे पुश बेस्ड ट्रांजैक्शन है, तो अगर कोई इलिसिटली जो है वो रिक्वेस्ट भेज रहा है कलेक्शन की आप लोगों से, तो आप लोग उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को ब्लॉक या फिर स्पैम भी कर सकते हैं गाइस। तो ये हम लोगों ने भीम ऐप के बारे में बात कर ली। तो ये हम लोगों ने देखिए मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग दोनों को डिस्कस कर लिया। अब नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विद रेफरेंस टू द फीचर्स ऑफ भीम मोबाइल एप्लीकेशन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। योर स्टेटमेंट्स आर: इट इज अ यूपीआई बेस्ड एप्लीकेशन डिजाइन्ड फॉर क्विक transaction in India. It supports instant bank-to-bank payment using only account number and IFSC. It requires a stable internet connection to function. It operates in 20 languages in India. So which of the above statements are correct here? So you need to select the most appropriate answer. Options are 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 4 only, या फिर 1, 2, 3 and 4. So what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4. तो देखिए भाई भीम ऐप के थ्रू आप लोग सिर्फ अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड के थ्रू ही ट्रांजैक्शन नहीं कर पाते हैं, मल्टीपल वेज आर देयर टू ट्रांसफर द फंड यूजिंग भीम ऐप। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद रेफरेंस टू द आरबीआई गाइडलाइंस ऑन इंटरनेट बैंकिंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Prior approval of RBI is mandatory before offering the internet banking services. A certificate from an independent auditor confirming minimum requirement is necessary. Reporting to RBI is required only in case of financial fraud, not in case of security breach. RBI has the authority to conduct the inspections. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 2 and 3 only, 1, 3 and 4 only. What should be the right answer? The right answer will be option number B. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है क्योंकि आरबीआई को रिपोर्ट करना ही पड़ेगा बैंक को, चाहे वो फाइनेंशियल फ्रॉड का केस है चाहे वो सिक्योरिटी ब्रीच का केस है। दोनों ही सिनेरियोज के अंदर आरबीआई को जो है रिपोर्ट करना पड़ता है बैंक को भी। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है और ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। तो ये हम लोगों ने इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के बारे में बात कर ली। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस जेआईबी ऑन द गो सीरीज। तो दोस्तों जेआईबी ऑन द गो सीरीज़ के थ्रू हम लोग आरबीडब्ल्यूएम कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ना वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया जाता है इस सीरीज़ के अंदर, और साथ ही साथ जो उस टॉपिक से रेलेवेंट एमसीक्यू एग्जाम में फ्रेम किए जाते हैं उनको भी हम लोग जो इसी 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोग इस पर्टिकुलर सीरीज़ का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं अपने लंच ब्रेक के अंदर या फिर अपने कम्यूट टाइम के अंदर। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं टाई अप्स एंड को लेंडिंग मॉडल्स के बारे में। लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं
को लेंडिंग मॉडल और टाइप्स के बारे में। तो देखिए ये वो टॉपिक है जहां से हम लोगों को लास्ट सेशंस के अंदर, लास्ट साइकिल्स के अंदर भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिले हैं। जैसे मई 2024 के अंदर ही मैक्सिमम लिमिट ऑफ एक्सपोजर फॉर अ बैंक इन केस ऑफ को लेंडिंग को लेकर के क्वेश्चन फ्रेम किया गया था। तो भाई जो भी टॉपिक्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट साइकिल के अंदर जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इस पर्टिकुलर सीरीज के साथ जो ज़रूर जुड़े रहना है टिल द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, सो दैट आप लोग अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएं। तो अब हम लोग आते हैं आज की डिस्कशन के ऊपर। आज हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे विद द टाइप्स भी। अब देखिए टाइप्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे बैंक्स के द्वारा, पहले तो एक चीज़ समझिए कि बैंक्स के द्वारा अलग अलग तरह के लोन्स जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है, जैसे हाउसिंग लोन, व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन। अब जब भी हम लोग हाउसिंग लोन की बात करेंगे तो हाउसिंग लोन के केस में जो बैंक है उसका हम लोगों को टाई अप देखने के लिए मिलेगा विद द बिल्डर्स भी। ठीक है, सो यहाँ पे बैंक्स के द्वारा जो टाई अप किया जाता है बिल्डर्स के साथ में एज अ प्रेफर्ड फाइनेंशियर फॉर द होम लोन, जो कि उस होम लोन को फाइनेंस करने का काम करेगा एक बैंक भी, उस पर्टिकुलर बैंक के द्वारा टाई अप किया जाएगा विद द बिल्डर। ठीक है, एज अ प्रेफर्ड फाइनेंशियर। अब जो भी ये बैंक्स रहते हैं इनके द्वारा जब ये टाई अप किया जाता है बिल्डर्स के साथ में तो कुछ स्पेशल कंसेशंस जो दिए जाते हैं इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर लोन्स, जो कि टाई अप के थ्रू जो है वो हम लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होते हुए देखने के लिए मिलते हैं। जैसे वेवर ऑफ द प्रोसेसिंग चार्जेस, जो लोन को प्रोसेस करने के जो चार्जेस हैं उनको वेव ऑफ कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा बैंक जो है वो अप्रूव करता है स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ऑफ द बिल्डर, और बदले में जो बिल्डर है वो कस्टमर्स को रेफर करता है टू द बैंक फॉर द होम लोन्स भी। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो डीएलएफ के द्वारा जो है वो एक बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं। ठीक है, फ्लैट्स बनाए जा रहे हैं। अब वहाँ पे कस्टमर आते हैं जिनको 50 लाख रुपए का जो फ्लैट है वो पसंद आ जाता है। वो बोलते हैं मुझे ये 50 लाख का फ्लैट खरीदना है। अब 50 लाख का फ्लैट खरीदना है, इसके लिए उनको जो क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है, उनको फंड्स की रिक्वायरमेंट है, तो फंड कैसे मिलेंगे? लोन की फॉर्म में। अब ये डीएलएफ वाला जो यहाँ पे बिल्डर है ये बोलता है कि भाई हमारा जो है वो टाई अप है विद द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो अगर आप लोग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के थ्रू जो है वो लोन लेते हैं इस पर्टिकुलर फ्लैट को परचेज करने के लिए, तो आप लोगों को एक तो ईजी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर लोन मिल जाएगा। दूसरा, आप लोगों के जो चार्जेस हैं वो भी आप लोगों को जो है वो वेव ऑफ होते हुए देखने के लिए मिलेंगे, जैसे प्रोसेसिंग चार्जेस वगैरह हो गए। अब यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि विन विन सिचुएशन जो क्रिएट हो रही है यहाँ पे किसके लिए? डीएलएफ जो कि यहाँ पे बिल्डर है, एसबीआई दैट इज बैंक, और कस्टमर, तीनों के लिए ही विन विन सिचुएशन है। कैसे? कस्टमर को इजी टर्म्स के ऊपर लोन मिल गया, बैंक ने लोन डिस्ट्रीब्यूट किया, बैंक को उस लोन के थ्रू इनकम आना स्टार्ट हो जाएगी, डीएलएफ का यहाँ पे फ्लैट बिक गया, तो तीनों के लिए क्या हो गई? विन विन सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो जा रही है अभी। इसी तरह से अगर हम लोग व्हीकल लोन्स की बात करें तो व्हीकल लोन्स के केस में बैंक के द्वारा जो टाई अप है वो किया जाता है विद द ऑटो डीलर्स भी। अब देखिए ऑटो डीलर्स के साथ में कैसे टाई अप करते हैं बैंक? तो बैंक जो ऑटो डीलर्स हैं, जैसे मान लो, इसको भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे मान लो स्कोडा जो है वो स्कोडा की गाड़ियाँ होती हैं। हम लोगों को पता है कि स्कोडा एक जर्मन बेस्ड कंपनी है जिसके द्वारा जो व्हीकल्स पर मैन्युफैक्चर जो की जाती हैं अभी। अब स्कोडा की गाड़ी देखने के लिए जाते हैं कस्टमर, उनको स्कोडा की कैलियक गाड़ी बड़ी पसंद आ जाती है, तो वो बोलते हैं मुझे कैलियक गाड़ी लेनी है जो लगभग 10 से 12 लाख रुपए की कॉस्ट में है अभी। ठीक है, 10 से 12 लाख रुपए जो है प्राइस है उसका। अब इस 10 से 12 लाख की गाड़ी खरीदने के लिए उनको लोन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे ये जो स्कोडा गाड़ी के डीलर हैं, ठीक है, जिनको हम लोग एग्जांपल के तौर पे लेते हैं भगवती मोटर्स, मान लेते हैं भगवती मोटर्स नाम से जो है वो हम लोगों को एक ये ऑटो डीलर देखने के लिए मिल रहे हैं। तो अब ये भगवती मोटर्स के नाम से जो ऑटो डीलर है ये बोलेंगे उस कस्टमर को कि भाई अगर आपको लोन चाहिए तो हमारा जो है वो टाई अप है विद पंजाब नेशनल बैंक। तो आप लोग अगर पंजाब नेशनल बैंक के साथ में जो है वो जाकर के इस ऑटो लोन की रिक्वेस्ट करते हैं तो डेफिनेटली आप लोगों को इजी टर्म्स के ऊपर जो है लोन मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो बैंक है वो एक्सटेंड करते हैं लोन को डायरेक्टली टू द कार डीलर, मतलब इस भगवती मोटर्स को जो लोन है वो दिया जाएगा डायरेक्टली अगेंस्ट द लोन अगेंस्ट द रिसीवेबल्स, ताकि बाद में जो लोन की रीपेमेंट है वो कस्टमर बैंक को करेगा, बट बैंक जो अमाउंट है लोन का वो किसको देगा? यहाँ पे इस भगवती मोटर्स को देगा भी। ठीक है, आफ्टर दैट हम लोग देख पाते हैं कि ऑटो डीलर्स के द्वारा इन व्हीकल लोन्स के केस में जब भी बैंक्स के द्वारा ऑटो डीलर्स के साथ में टाई अप किया जाता है तो कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो लोन दे दिया जाता है, और प्रोसेसिंग चार्जेस भी कई बार जो है वेव ऑफ कर दिए जाते हैं इन केस ऑफ सच लोन्स भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं टाई अप विद द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के केस में क्या है, जब भी एजुकेशन लोन प्रोवाइड किया जाएगा तो वहाँ पे बैंक्स के द्वारा जो काउंटर सेटअप किए जाते हैं इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जैसे मान लो एमिटी यूनिवर्सिटी है, एमिटी यूनिवर्सिटी में किसी ने एमबीए करनी है, ठीक है, अब वहाँ पे वो एमबीए करने के लिए आते हैं, वहाँ पे 20 लाख रुपए जो है एमबीए की फ़ीस है। तो बोलते हैं 20 लाख रुपए मुझे
मतलब ज़रूरत है, तो इसके लिए उनको लोन की रिक्वायरमेंट है। तो एमिटी यूनिवर्सिटी में जो एडमिशन काउंसलर हैं वो यही बता देते हैं उनको कि भाई हमारा जो है वो एक्सिस बैंक के साथ में टाई अप है, ठीक है, आप एक्सिस बैंक का काउंटर आप लोगों को यहीं पे देखने के लिए मिल जाएगा, इसी प्रीमाइसिस के अंदर। वहाँ पे जाइए, उनको बोलिए कि हमें जो है एमबीए में एडमिशन लेनी है, 20 लाख रुपए का लोन चाहिए, आप लोगों को ईजिली जो है लोन मिल जाएगा अभी। सो द काउंटर इज बीइंग सेट अप बाय द बैंक ड्यूरिंग द एडमिशन सीजन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। और अब यहाँ पे जो बैंक एजुकेशन लोन ऑफर करेगा दैट विल बी ऑन द बेस्ड ऑफ द मेरिट ऑफ द इंडिविजुअल भी, कि एक इंडिविजुअल जिसने एमबीए करने के लिए 20 लाख रुपए का लोन लेना है, ठीक है, उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है, उसने 10th में उसका स्कोर कैसा रहा है, +2 में कैसा रहा है, ग्रेजुएशन में कैसा रहा है, एमबीए करने के बाद व्हाट इज द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ इनकम दैट इज ही इज गोइंग टू अर्न। सो इन पर्टिकुलर मेरिट्स के बेसिस के ऊपर जो है लोन सेंक्शन किया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है बाय द बैंक टू द कस्टमर, रेदर देन कि भाई उस इंडिविजुअल की फैमिली इनकम कितनी है, पेरेंटल वेल्थ कितनी है, ये मैटर नहीं करेगा। यहाँ पे इंडिविजुअल की मेरिट के ऊपर जो है उसको यहाँ पे एजुकेशन लोन दिया जाएगा। अब यहाँ पे भी तीनों के लिए विन विन सिचुएशन हो गई। एक्सिस बैंक का लोन डिसबर्स हो गया जिसके थ्रू उसको जो है वो इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकम आ जाएगी, एमिटी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गई, ठीक है, इंडिविजुअल को इजी टर्म के ऊपर लोन मिल गया। तो तीनों के लिए विन विन सिचुएशन हो जाती है विद द हेल्प ऑफ टाई अप के थ्रू जब भी लोन्स जो है वो दिए जाते हैं इन केस ऑफ व्हीकल लोन, एजुकेशन लोन या फिर होम लोन। गाइस आई होप दिस थिंग इज क्लियर। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं को लेंडिंग मॉडल के बारे में। अब देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा गाइडलाइंस इशू की जाती हैं को लेंडिंग को लेकर के बाय बैंक एंड एनबीएफसी इन 2020। तो 2020 के अंदर आरबीआई के द्वारा गाइडलाइंस इशू की जाती हैं रिगार्डिंग को लेंडिंग। को लेंडिंग मतलब मिल के आप लोगों ने जो फंड है वो लेंड करना है, किस किस ने मिल के लेंड करना है, कौन कौन सी एंटिटीज इन्वॉल्व होंगी यहाँ पे, बैंक्स और एनबीएफसी। एनबीएफसी मीन्स नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब ये जो को लेंडिंग थी इसका मेन पर्पज क्या था कि भाई किस तरह से हम लोगों को क्रेडिट का जो फ्लो है वो इंक्रीज करना है, इंप्रूव करना है टू द अंडर सर्व्ड या फिर अनसर्व्ड सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी। अब हम लोग जानते हैं कि हमारी समाज के अंदर इक्वलिटी तो नहीं है, कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं विच आर अंडर डिप्राइव्ड, ठीक है, अनसर्व्ड सेक्शंस हैं। तो उनको प्रमोट करने के लिए इस पर्टिकुलर को लेंडिंग मॉडल को जो था वो लाया गया कि भाई उस पर्टिकुलर अंडर डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक जो क्रेडिट है वो पहुंचाया जा सके। अगर जो मतलब कोई ऐसा वल्नरेबल सेक्शन है जिसको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है तो उस तक वो क्रेडिट पहुंचाना है को लेंडिंग मॉडल के थ्रू एट एन टू द अल्टीमेट बेनिफिशियरी एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट कंसीडरिंग द लोअर कॉस्ट ऑफ फंड फ्रॉम बैंक, कि भाई बैंक्स के थ्रू लोअर कॉस्ट के ऊपर जो फंड है वो प्रोवाइड किए जा सकें। और एनबीएफसीज का एक बढ़िया हम लोगों को कस्टमर बेस देखने के लिए मिलता है तो उनकी ग्रेटर रीच का हम लोग जो है फायदा उठा लेंगे। सो दिस वाज को लेंडिंग मॉडल विच वाज अनाउंस्ड बाय आरबीआई इन इट्स 2020 गाइडलाइंस, कि भाई जहाँ पे बैंक और एनबीएफसी मिल करके जो है क्रेडिट प्रोवाइड करने का काम करेंगे टू द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी गाइस, ठीक है। आफ्टर दैट अब कुछ फीचर्स को समझ लेते हैं को लेंडिंग मॉडल के। तो देखिए कौन कौन सी एलिजिबल काउंटर पार्टीज हैं इस को लेंडिंग मॉडल के अंदर फंड्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, लेंड करने के लिए आगे। सो ऑल दी रजिस्टर्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज सभी रजिस्टर्ड होनी चाहिए, ठीक है, वो सभी एलिजिबल हैं इस को लेंडिंग मॉडल के अंदर लेंडिंग करने के लिए। एलिजिबल एसेट क्लास, सो किस तरह के लोन दिए जा सकें, तो देखिए सभी लोन जो क्वालिफाई करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के लिए एज पर द एक्सटेंट मास्टर सर्कुलर और डायरेक्शन ऑन द प्रायोरिटी सेक्टर इशूड बाय द आरबीआई। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ सेक्टर्स को प्रायोरिटाइज करने के लिए उनको प्रायोरिटी सेक्टर का पार्ट माना गया है। सो प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस के अंदर जो भी लोन आएंगे, प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर जो भी प्रायोरिटी सेक्टर को जो है वो अपहेवल करने के लिए जिस भी तरह के लोन डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे वो सभी लोन एलिजिबल हो जाएंगे अंडर दिस को लेंडिंग मॉडल। आफ्टर दैट बैंक की कंट्रीब्यूशन कितनी रहने वाली है, तो देखिए भाई मिनिमम 20% बाय द वे ऑफ डायरेक्ट एक्सपोजर टू बी रिटेन्ड बाय द एनबीएफसी, दैट इज द बैंक कैन हैव अ डायरेक्ट एक्सपोजर ऑफ मैक्सिमम 80%। मतलब अगर मान लो यहाँ पे जो है वो 100 रुपीज़ का जो है वो लोन दिया जा रहा है, इट इज़ एन हाइपोथेटिकल एग्जांपल, तो मिनिमम 20 रुपीज़ जो एनबीएफसी को देने पड़ेंगे और बैंक मैक्सिमम कितने दे सकता है, 80 रुपये जो है वो यहाँ पे दे सकता है अभी, ठीक है। सो दिस इज द कंट्रीब्यूशन बाय द बैंक एज वेल एज एनबीएफसी। ध्यान रखना है आप लोगों ने कि बैंक के द्वारा मैक्सिमम 80% ऑफ द डायरेक्ट एक्सपोजर कैन बी गिवन और जो एनबीएफसी है उसको मिनिमम 20% जो देना पड़ेगा। आफ्टर दैट नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज ओरिजिनेटर कैप या फिर सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है, तो देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसका एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि भाई उसने प्रीवियसली जो है उसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफ़ी अच्छा हम लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, उसकी एक अच्छी खासी ज्योग्राफिकल रीच है, क्योंकि ज्योग्राफिकल रीच की वजह से ही एनबीएफसीज को इस को लेंडिंग मॉडल का पार्ट बनाया गया। और रोबस्ट क्रेडिट एंड कलेक्शन प्रोसेसेस है, वहाँ पे एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है,
कॉम्पेटिबल सिस्टम कैपेबिलिटीज है, मतलब बैंक और जो एनबीएफसीज हैं उनके बीच में कॉम्पेटिबिलिटी हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। अलॉन्ग विद दिस कॉम्पिटेंट मैन पावर हम लोगों को एनबीएफसी के पास देखने के लिए मिल रही है। सो दीज आर दी सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर द एनबीएफसी अंडर द को लेंडिंग मॉडल भी। और हाँ, रजिस्टर्ड तो वो होनी ही चाहिए, दैट वाज द प्राइम क्राइटेरिया। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज द यील्ड। अब देखिए जो प्राइस रहेगा अंडरलाइंग लोन का, प्राइस क्या हो जाता है लोन के केस में, जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है चार्ज किया जाता है कस्टमर से इन केस ऑफ लोन, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन जाता है, प्राइस बन जाता है उस लोन का। तो प्राइसिंग ऑफ द अंडरलाइंग लोन फॉर द पोर्शन ऑन द बैंक्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू बी इन लाइन विद द एप्लीकेबल रेगुलेटरी डायरेक्शन ऑन द इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। तो जो भी हम लोगों को जनरल जो इंस्ट्रक्शंस देखने के लिए मिलती हैं, जैसे मान लो कि भाई होम लोन के ऊपर 10% जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, तो वही 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा होम लोन के ऊपर अगर वो होम लोन डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है बाय द म्यूचुअल कंट्रीब्यूशन या फिर को लेंडिंग मॉडल बाय द बैंक एंड एनबीएफसी हुई। तो वही सेम गाइडलाइंस यहाँ पे भी एप्लीकेबल रहेंगी गाइस। आई होप ये फीचर्स आप लोगों को क्लियर हैं को लेंडिंग मॉडल के। After that, now there is a question in front of you with reference to the bank tie-ups with builders for home loans. Consider the following statements. Your statements are: bank enters into a tie-up with a builder as a preferred financier for the home loans. Bank may offer special concessions like waiver of processing charges under such arrangements. Builder approve bank project and refer bank to consumer for the home loan. स्टेटमेंट 4 क्या बोल रहा है, अंडर सच टाई अप्स बैंक अप्रूव स्पेसिफिक बिल्डर प्रोजेक्ट एंड बिल्डर रेफर देयर कस्टमर टू द बैंक। सो विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर? यू स्टेटमेंट्स ऑप्शंस आर 1 and 2 ओनली, 1, 2 and 4 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 3 and 4 ओनली। तो भी टाई अप विद बिल्डर्स के रिगार्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 2 and 4 ओनली। अब थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों है? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है बिल्डर अप्रूव द बैंक प्रोजेक्ट। नहीं भाई, बैंक जो है वो अप्रूव करता है बिल्डर के प्रोजेक्ट को और फिर बैंक रेफर करता है कस्टमर को, मतलब जो बिल्डर है वो रेफर करता है कस्टमर को टू द बैंक। पर जो बिल्डर के प्रोजेक्ट हैं उसको बैंक के द्वारा ही अप्रूव किया जाता है, ना कि बिल्डर अप्रूव करता है यहाँ पे बैंक के प्रोजेक्ट्स को। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाती है, इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू द को लेंडिंग मॉडल बिटवीन बैंक्स एंड एनबीएफसी, consider the following statements. All registered NBFCs are eligible counterparties under the co-lending framework. Only corporate loans are eligible under the co-lending arrangement. Eligible asset classes includes all loan qualifying as priority sector advances as per RBI's extant master directions. The bank must retain a minimum of 20% by the way of direct exposure under the arrangement B. So which of the above statements are correct here? Options are 1 and 2 only, 1, 3 and 4 only, 2 and 3 only, या फिर 1, 2, 3 and 4. तो what should be the right answer? The right answer will be option number B, that is 1, 3 and 4 only. अब देखिए पहली स्टेटमेंट क्या बोल रही है कि ऑल द रजिस्टर्ड एनबीएफसीज आर एलिजिबल काउंटर पार्टीज, बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? ओनली कॉर्पोरेट लोन, नहीं भी, वो सभी लोन जो कि प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस का पार्ट बनते हैं, दोज आर एलिजिबल अंडर द को लेंडिंग मॉडल। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाती है। थर्ड क्या बोल रही है? एलिजिबल एसेट क्लास इंक्लूड्स ऑल लोन क्वालिफाइंग एज प्रायोरिटी सेक्टर एडवांसेस, बिल्कुल सही बात है। फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोल रही है? द बैंक मस्ट रिटेन अ मिनिमम ऑफ 20% बाय द वे ऑफ डायरेक्ट एक्सपोजर अंडर द अरेंजमेंट भी। तो बैंक्स को जो है मिनिमम 20% रिटेन करना है, मतलब मैक्सिमम जो बैंक्स हैं उनके द्वारा 80% जो दिया जा सकता है को-लेंडिंग मॉडल के अंदर, और जो एनबीएफसीज हैं उनके द्वारा मिनिमम जो है वो कितना दिया जा सकता है, मतलब मिनिमम कितना दिया जाना चाहिए, 20% उनको देना ही पड़ेगा भी। तो इसीलिए ऑप्शन बी विल बी द राइट वन है। Hello everyone, my name is Abhishek Gupta and I welcome you all on this JIB on the Go series। So दोस्तों JIB on the Go series के थ्रू हम लोग RBWM कंपोनेंट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं ना वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। अब भाई शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम से मेरा मतलब क्या है कि लगभग 15 से 20 मिनट की ड्यूरेशन के अंदर इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी डिस्कस कर लिया जाएगा और साथ ही साथ उस टॉपिक के जो रिलेवेंट MCQ एग्जाम में फ्रेम किए जा सकते हैं उन MCQ को भी हम लोग जो है वो इसी पर्टिकुलर सेशन के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। सो यू कैन यूटिलाइज दिस पर्टिकुलर सीरीज ड्यूरिंग योर लंच ब्रेक एज वेल एज योर कम्यूट टाइम भी। अब आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्विस स्टैंडर्ड्स इन रिटेल बैंक। अब हम लोग आते हैं आज के सेशन के ऊपर। अब देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं सर्विस स्टैंडर्ड्स इन रिटेल बैंकिंग के बारे में। अब ये वो टॉपिक है जहां से हम लोगों को लास्ट सेशंस के, मतलब लास्ट साइकिल्स के अंदर भी एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए मिले हैं। जैसे मई 2024 के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई BCSBI दैट इज बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया के एम को लेकर के जो क्वेश्चन था वो फ्रेम किया गया था गाइज। तो जो भी टॉपिक्स हम लोग इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर डिस्कस करते हैं उन टॉपिक से कहीं ना कहीं आप लोगों को लास्ट साइकिल्स के अंदर जो क्वेश्चन है वो देखने के लिए जरूर मिल जाएंगे भी। तो आप लोगों ने इस सीरीज के साथ में कंसिस्टेंटली जुड़े रहना है सो दैट आप लोग जो है अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन कर पाएं भी।
अब हम लोग अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं विद बीसीएसबीआई। बीसीएसबीआई क्या है? बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। तो इसका बैकग्राउंड और कॉन्स्टिट्यूशन समझते हैं कि किस तरह से बनी और क्या बैकग्राउंड था इसका। अब देखिएगा, इस आरबीआई के द्वारा एक कमेटी अपॉइंट की जाती है ऑन प्रोसीजर एंड परफॉर्मेंस ऑडिट ऑफ पब्लिक सर्विसेज, कि भाई जो पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, पब्लिक की जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं उनके अंदर क्या प्रोसीजर जो है फॉलो किया जा रहा है, उसके ऑडिट के लिए एक कमेटी जो है आरबीआई के द्वारा अपॉइंट की जाती है इन 2003 भाई। अब ये जो कमेटी थी इसको चेयर किया जाता है बाय श्री एस एस तारापुर, हु वाज द फॉर्मर डिप्टी गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये जो कमेटी थी इसको मैंडेट दिया जाता है कि भाई आप लोगों ने वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जिनकी हेल्प से कस्टमर्स को बेस्ट जो सर्विसेज हैं वो डिलीवर की जा सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग गाइज। अब इन्होंने क्या बोला कि भाई देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल गैप फॉर मेजरिंग परफॉर्मेंस ऑफ द बैंक्स। बैंक की परफॉर्मेंस अगर मेजर करनी है विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस डिलीवरी तो देयर इज अ इंस्टीट्यूशनल गैप, जिस वजह से इन्होंने रेकमेंड किया कि भाई बीसीएसबीआई को जो है वो सेटअप किया जाना चाहिए। बीसीएसबीआई क्या है? बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया को सेटअप किया जाना चाहिए, जो कि इस इंस्टीट्यूशनल गैप को ब्रिज अप करने का काम कर देगा। अब 2006 के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई बीसीएसबीआई को सेटअप किया जाता है ऑन 18 फरवरी 2006 एज अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक्स। सो बैंक्स और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोलैबोरेटिव एफर्ट था जब बीसीएसबीआई को सेटअप किया गया। अब इसको सेटअप किया गया एज अ इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी। इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस बॉडी होने का मतलब क्या है कि भाई ये इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजंस ले सकते थे, इंडिपेंडेंटली अपने जो स्टैंडर्ड्स थे उनको सेट किया जा सकता था, और ये इट वाज अ ऑटोनोमस बॉडी, मतलब किसी और एंटिटी की इंटरफेरेंस जो थी वो नहीं जो था वो मंजूर की गई थी वाइल दिस बीसीएसबीआई वाज सेटअप। मतलब ये इंडिपेंडेंटली जो डिसीजंस थे वो ले सकते थे भाई। अब इसका काम क्या था कि भाई मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करने हैं बैंकिंग प्रैक्टिसेस के लिए, जो कि बैंक्स को फॉलो करने पड़ेंगे वो मिनिमम स्टैंडर्ड्स जब भी डील कर रहे होंगे विद द इंडिविजुअल कस्टमर्स। मतलब जब भी बैंक्स इंडिविजुअल कस्टमर्स के साथ डील करेंगे तो ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स जो कि सेट किए जाएंगे बाय दिस बीसीएसबीआई, दीज मिनिमम स्टैंडर्ड्स नीड टू बी फॉलोड भाई। अब 2020 की जो एनुअल रिपोर्ट आती है वहां पे आरबीआई बोलता है कि भाई बीसीएसबीआई इज टू बी डिसॉल्व्ड नाउ, तो बीसीएसबीआई को डिसॉल्व कर दिया जाता है। हालांकि जो कोड इस बीसीएसबीआई के द्वारा दिए गए उनकी हम लोगों को एक गहरी छाप देखने के लिए मिलती है ऑन द कस्टमर सर्विस पॉलिसीज ऑफ द बैंक्स, और इसीलिए हमारे लिए ये समझना जरूरी हो जाता है कि भाई व्हाट वाज देयर इन दिस पर्टिकुलर कोड्स जो कि बीसीएसबीआई के द्वारा जो था वो डिजाइन किए गए थे भी। ठीक है, आफ्टर दैट अब हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं कि व्हाट वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस बीसीएसबीआई। सो देखिए, बीसीएसबीआई के थ्रू हम लोग कस्टमर्स को फेयर ट्रीटमेंट जो थे वो देना चाहते थे कि भाई टू प्लान, इवॉल्व, प्रिपेयर, डेवलप, प्रमोट एंड पब्लिश वॉलंटरी कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स फॉर द बैंक। मतलब जब भी बैंक्स ने जो है वो सर्विसेज डिलीवर करनी है तो मिनिमम स्टैंडर्ड जो फॉलो करने हैं उनकी प्लानिंग करना, प्रिपेयर करना, डेवलप करना, प्रमोट करना और पब्लिश करना, इट वॉज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बीसीएसबीआई। इसके अलावा बीसीएसबीआई को एक इंडिपेंडेंट और ऑटोनोमस वॉचडॉग की तरह भी एक्ट करना था। मतलब इसको ये इंश्योर करना क्या था कि भाई जो बैंकिंग कोड और स्टैंडर्ड्स इस बीसीएसबीआई के द्वारा बनाए गए हैं, क्या बैंक्स के द्वारा उन स्टैंडर्ड्स को, उन कोड्स को जो है फॉलो भी किया जा रहा है या फिर नहीं किया जा रहा है गाइस। इसके अलावा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू अंडरटेक द रिसर्च ऑन कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स करंटली इन वॉजिन एंड आउटसाइड इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर किस तरह के कोड्स और स्टैंडर्ड जो है फॉलो किए जा रहे हैं जब भी सर्विसेज डिलीवर की जा रही हैं कस्टमर्स को, तो उसके ऊपर भी रिसर्च कंडक्ट करना इसका एक ऑब्जेक्टिव था। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू ट्रेन द एम्प्लॉइज ऑफ द बैंक फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ बैंकिंग कोड्स। अब अल्टीमेटली बैंक के एम्प्लॉय ही जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ दीज कोड्स। सो उन बैंक की एम्प्लॉइज को ट्रेन करना भी किसका काम था? बीसीएसबीआई का काम था। अलॉन्ग विद दिस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू एडवर्टाइज एंड पब्लिश द प्रमोशनल लिटरेचर। तो जो भी प्रमोशनल लिटरेचर है, जिन भी प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करना है उनके लिए लिटरेचर को पब्लिश करना। अलॉन्ग विद दिस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू टेक अप स्पेसिफिक असाइनमेंट फॉर द सोशल प्रोजेक्ट्स। अब कोई सोशल कमिटमेंट को लेकर के किसी भी प्रोजेक्ट को अगर हम लोगों ने जो है वो पुश करना है तो वहां पे भी बीसीएसबीआई को जो है वो स्पेसिफिक असाइनमेंट लेनी पड़ेगी कि भाई इस तरह के इस सोशल प्रोजेक्ट को जो है वो हम लोगों को पुश करना है गाइस। सोशल प्रोजेक्ट क्या हो सकते हैं कि जैसे मान लो किसी स्लम एरिया के अंदर हम लोगों को जो है वो कोई इकोनॉमिक कंडीशन जो है बेटर करनी है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है वहाँ पे हम लोगों को इंडल्ज करनी है सो दैट वहाँ के जो लोग हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो है पार्टिसिपेट कर पाएँ। सो इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल प्रोजेक्ट। तो इसकी असाइनमेंट भी किसको लेनी थी? बीसीएसबीआई को लेनी थी भी। अलॉन्ग विद दिस टू डेवलप ट्रेनिंग एंड टीचिंग कोर्सेज एंड रिसोर्सेज।
अब किस तरह से ये जो कोड्स और स्टैंडर्ड्स हैं इनको जो है वो डेवलप किया जाएगा, किस तरह से इंप्लॉयज़ को ट्रेन किया जाएगा, क्या कुछ रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये सब भी किसको देखना था, BCSBI को देखना था। अलॉन्ग विद दिस BCSBI हैड टू मेंटेन क्लोज टाइज विद द IBA, दैट इज इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। तो इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ में क्लोज टाइज जो थे वो मेंटेन करने थे, सो दैट BCSBI और जो इंडियन बैंक एसोसिएशन है इनके बीच में एक कोलेबरेटिव एफर्ट जो किया जा सके फॉर प्रोवाइडिंग द बेस्ट सर्विसेज टू द कस्टमर। भाई आफ्टर दैट अब हम लोग बात कर लेते हैं कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट बाय द BCSBI। अब ये जो बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया था, इसके द्वारा कुछ कोड्स लाए गए विच वर बेस्ड ऑन द कॉम्प्रिहेंसिव बैंकर्स फेयर प्रैक्टिस कोड, जो कि IBA इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के वर्किंग ग्रुप के द्वारा जो था वो बनाया गया था। तो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन का जो वर्किंग ग्रुप था उसके द्वारा बैंकर फेयर प्रैक्टिस कोड जो था वो प्रिपेयर किया गया था, उसी के ऊपर बेस्ड थे जो कोड इस BCSBI के द्वारा जो थे वो लॉन्च किए गए। अब दो तरह के कोड्स हम लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। पहला है कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर, जिसके अंदर हम लोग डील करेंगे उन पर्टिकुलर मिनिमम स्टैंडर्ड्स के साथ में विच विल बी फॉलोड जब भी इंडिविजुअल कस्टमर के साथ में जो बैंक्स हैं वो डील करेंगे भी। अब ये जो कोड्स हैं दीज वर अवेलेबल इन 10 रीजनल लैंग्वेजेस अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश। सेकेंड टाइप ऑफ कोड वॉज कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। अब जब भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस को सर्विसेज डिलीवर की जाएंगी तो व्हाट काइंड ऑफ मिनिमम स्टैंडर्ड्स दैट अ बैंक नीड टू फॉलो, दोज वर लिस्टेड इन दिस पर्टिकुलर कोड। अब ये जो कोड था इट वाज अवेलेबल इन 11 रीजनल लैंग्वेजेस अलॉन्ग विद हिंदी एंड इंग्लिश पे, ठीक है। आफ्टर दैट अब हम लोग बात करते हैं कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर के बारे में। देखिए ये जो पर्टिकुलर कोड था ये डील करता था उन मिनिमम स्टैंडर्ड्स के साथ में विच विल बी फॉलोड बाय द बैंक्स जब भी इंडिविजुअल कस्टमर के साथ में जो बैंक्स हैं वो डील करेंगे। अब ये जो कोड थे दीज वर रिलीज्ड बाय YB रेड्डी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हु वाज द गवर्नर ऑफ RBI ऑन 1 जुलाई 2006। तो 2006 के अंदर कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर को जो था वो रिलीज किया गया। इसके अंदर सक्सेसिव रिवीजन हम लोगों ने देखे 2014 और 2018 के अंदर। अब ये जो कोड है दिस इज अ कोड ऑफ कस्टमर्स राइट, जो कि मिनिमम स्टैंडर्ड सेट करता है बैंकिंग प्रैक्टिसेस के अंदर, जो कि मेंबर बैंक्स को फॉलो करने होंगे जब भी वो इंडिविजुअल कस्टमर के साथ में डील करेंगे भी। अब ये जो कोड है किसी भी तरह से ना तो रिप्लेस करता है और ना ही सुपरसीड करता है एनी काइंड ऑफ रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मतलब अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा किसी भी तरह का कोई रेगुलेटरी गाइडलाइंस दी गई हैं तो उनको सुपरसीड करने की पावर नहीं है इन कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर के अंदर भी, ठीक है। सो दिस वाज कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर। आफ्टर दैट क्या ऑब्जेक्टिव क्या थे इन कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर के, कि भाई एक गुड और फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस जो है वो प्रमोट करनी है बाय सेटिंग द मिनिमम स्टैंडर्ड्स। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज करनी है कि भाई अगर किसी तरह के चार्जेस वगैरह लेवे किए जा रहे हैं तो कस्टमर को पता होना चाहिए कि किस वजह से ये चार्जेस लेवे किए जा रहे हैं, सो दैट कस्टमर हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम अ बैंक। क्योंकि ऐसे क्या होता है कि कस्टमर क्या था कि पहले डरते थे कि कहीं अगर मैंने पूछ लिया तो ऐसा नहीं मेरा अकाउंट ही बंद कर दिया इन्होंने कि भाई मेरे अकाउंट से पैसे क्यों कटे, और ऐसा ना हो कि मेरा अकाउंट ही बंद कर दिया बैंक ने। तो अब ये जो कोड थे इनके थ्रू कस्टमर को ये एश्योरेंस दी जा रही थी कि भाई आपके राइट क्या हैं, आप क्या पूछ सकते हैं बैंक से, कि अगर आपको लग रहा है कि आपकी कोई ग्रीवेंस है अगर वो सॉल्व नहीं हो रही है, सो व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द बैंक। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज एनकरेज द मार्केट फोर्सेस थ्रू कंपटीशन टू अचीव द हायर ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड्स। अब मान लो कि एक बैंक के द्वारा जो है वो इन कोड्स को ऑप्ट कर लिया जाता है, मान लेते हैं बैंक ए है और बैंक बी है। ए बैंक ने जो था इन कोड्स को इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। अब ऑब्वियसली जब ये कोड्स को इंप्लीमेंट करेंगे तो बेटर काइंड ऑफ सर्विसेज विल बी डिलीवर्ड, जिस वजह से होगा क्या कि ये जो बी बैंक है जो कि इसका कंपटीटर है ये भी स्टार्ट कर देगा फॉर ऑप्टिंग दीज पर्टिकुलर कोड्स। बिकॉज अगर ये ऐसा नहीं करता है तो इसके जो कस्टमर्स है वो माइग्रेट होना स्टार्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स दिस ए बैंक गाइस। तो इसलिए अच्छा हेल्दी कंपटीशन को प्रमोट करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। आफ्टर दैट टू प्रमोट अ फेयर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन द कस्टमर एंड देयर बैंक्स। तो कस्टमर और बैंक के बीच में एक कॉर्डियल रिलेशनशिप मेंटेन करना वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव, क्योंकि अगर इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया जा रहा है मतलब बैंक और कस्टमर के बीच में जो ट्रांसपेरेंटली जो फैक्ट्स हैं जो फिगर्स हैं उनको शेयर किया जा रहा है। आफ्टर दैट टू फॉस्टर कॉन्फिडेंस इन द बैंकिंग सिस्टम। अब कई बार क्या होता है कि कस्टमर्स का बैंकिंग सिस्टम से भरोसा उठ जाता है, तो उस भरोसे को इंस्टिल करने के लिए, कॉन्फिडेंस को इंस्टिल करने के लिए हम लोग जो है वो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर को लेकर के आए कि भाई अगर ऐसा होता है कि मान लो कस्टमर को विश्वास ही नहीं रहता कि भाई यार मेरा जो पैसा है वो डूब सकता है कभी भी, तो इस तरह का
कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कई बार, तो उस कॉन्फिडेंस को इंस्टिल करने के लिए कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर को लाया गया। आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट सेफ एंड फेयर कस्टमर डीलिंग इन केस ऑफ बैंकिंग इन अ डिजिटाइज्ड एनवायरनमेंट। अब हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है वैसे वैसे कस्टमर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो वहाँ पे इन कोड्स के थ्रू हम लोग एक सेफ और फेयर कस्टमर डीलिंग कर पाएँ बैंक्स के साथ में। इट वाज आल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि भाई अगर कल को कस्टमर के साथ में किसी भी तरह का फ्रॉड होता है सो बैंक शुड बी हैंडल टू दैट काइंड ऑफ फ्रॉड गाइस, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाज टू इंक्रीज द अवेयरनेस ऑफ कस्टमर टू एनहांस द कस्टमर प्रोटेक्शन। तो कस्टमर में भी अवेयरनेस क्रिएट करनी, क्योंकि सिर्फ बैंक के अकेले चाहने से जो फ्रॉड्स को कंट्रोल कर्ब नहीं किया जा सकता है। कस्टमर ऑल्सो नीड टू बी अवेयर कि भाई आप लोगों ने किसी भी अननोन लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, फिशिंग लिंक के ऊपर क्लिक नहीं करना है, और कस्टमर्स को प्रोटेक्ट करना वाज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू कस्टमर भी। आफ्टर दैट नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससीज के बारे में। अब देखिए एमएसएमईडी एक्ट जो 2006 है उसके अंदर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज के अंदर कवर किया जाता है उन माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज को विच आर इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, processing or preservation of goods and those engaged in providing or rendering of services। मतलब जो ये गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग के अंदर जो भी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज इन्वॉल्व हैं उनको एमएससी का पार्ट माना जा रहा है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन है हमारे सामने बेस्ड ऑन द इन्वेस्टमेंट एज वेल एज टर्नओवर गाइस, ठीक है। तो अभी हम लोगों को 2025 के अंदर ये जो लिमिट्स हैं इनके अंदर चेंज देखने के लिए मिला है। अब पहले क्या होता था कि माइक्रो एंटरप्राइज उस एंटरप्राइज को बोलते थे जहां पे जो इन्वेस्टमेंट थी वो 1 करोड़ की रहती थी और जो टर्नओवर था वो 5 करोड़ का रहता था। बट अभी ये लिमिट्स रिवाइज हो चुकी हैं। अब एंटरप्राइज हुज इन्वेस्टमेंट इज अप टू 2.5 करोड़ उसको माइक्रो एंटरप्राइज बोला जाएगा, और उसका अगर टर्नओवर हम लोगों को 10 करोड़ देखने के लिए मिल रहा है तो उसको माइक्रो एंटरप्राइज बोल देंगे। इसी तरह से स्मॉल एंटरप्राइज के केस में क्या था पहले कि भाई अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ की है और 50 करोड़ का टर्नओवर है तो उसको स्मॉल एंटरप्राइज बोलते थे। अब क्या है 25 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट और 100 करोड़ का अगर टर्नओवर है दैट एंटरप्राइज विल बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल एंटरप्राइज। अलॉन्ग विद दिस मीडियम एंटरप्राइज में हम लोग देख पाते हैं कि पहले क्या था कि अगर 50 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और 250 करोड़ का टर्नओवर है तो उस एंटरप्राइज को हम लोग जो था वो मीडियम एंटरप्राइज बोल देते थे। बट अब क्या है 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है और अगर 500 करोड़ का टर्नओवर है तो उस एंटरप्राइज को हम लोग क्या बोल देंगे, मीडियम एंटरप्राइज बोल देंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है ऑफ दिस माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो दोनों ही लिमिट्स आप लोगों को जो है वो ध्यान में रखनी है भी। आफ्टर दैट अब ये कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससी जो है इस कोड को लाया जाता है मई 2008 के अंदर, जिसके थ्रू मिनिमम स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं फॉर द बैंकिंग प्रैक्टिसेस फॉर द बैंक, जो कि फॉलो करने पड़ेंगे बैंक्स को जब भी वो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के साथ में जो है वो डील करेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्या थे इन कोड्स के? टू प्रोवाइड अ पॉजिटिव थ्रस्ट टू द एमएससी सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग इजी एक्सेस टू एफिशिएंट बैंकिंग। तो जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं उनको एफिशिएंट बैंकिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करना। टू प्रमोट गुड एंड फेयर प्रैक्टिसिंग कोड, ठीक है, मतलब एक फेयरनेस बैंकिंग के अंदर प्रोवाइड करना, ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड करना। अलॉन्ग विद दिस टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन विद एमएससी कस्टमर, एक बेटर वे के अंदर कम्युनिकेट करना कि भाई किस तरह से आप लोग क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, क्या कुछ सर्विसेज आप लोगों के लिए हैं। अलॉन्ग विद दिस टू एनकरेज मार्केट फोर्सेज थ्रू कॉम्पिटिशन। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा कि जैसे मान लो एक बैंक के द्वारा इन कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससी को ऑप्ट कर लिया जाता है तो ऑब्वियसली जो कंपटीटर बैंक है वो भी इनको ऑप्ट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज वो नहीं करते हैं तो देयर क्वालिटी ऑफ सर्विस विल बी पुअर एंड विच विल रिजल्ट इन माइग्रेशन ऑफ द कस्टमर फ्रॉम अ कॉम्पिटिटर बैंक टू द रिस्पेक्टिव बैंक भी। तो इस तरह से हम लोग देख पाते हैं कि जो कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससीज हैं इनके थ्रू एक हेल्दी कंपटीशन मार्केट के अंदर क्रिएट किया जाता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज टू प्रमोट अ फेयर एंड कॉर्डियल रिलेशनशिप बिटवीन एमएससी एंड द मेंबर बैंक। तो जो मेंबर बैंक और जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज है उनके बीच में एक अच्छा रिलेशन मेंटेन करवाना इज वॉज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पर्टिकुलर कोड। अलॉन्ग विद दिस टाइमली एंड क्विक रिस्पॉन्स इन बैंकिंग नीड्स। अब हम लोग जानते हैं कि जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज हैं इनको जो है वो अलग अलग तरह की बैंकिंग जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं उनकी नीड रहती है। जैसे इनको क्रेडिट की रिक्वायरमेंट है तो इमीडिएट और रिस्पॉन्सिव वे के अंदर जो है वो बैंकिंग के प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करना इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज भी। तो ये हम लोगों ने कोड ऑफ बैंक कमिटमेंट टू एमएससी के बारे में बात कर ली। आफ्टर दैट नाउ देयर इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू विद रेफरेंस टू द बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज BCSBI consider the following statements. Your statements are the recommendation to establish BCSBI came from the RBI Committee on Procedure and Performance Audit of Public Services in 2003. The committee was chaired by Shri S.S. Tarapur, who was a former Deputy Governor of RBI. The committee identified an institutional gap in measuring
monitoring the performance of the bank in customer services, the committee recommended setting up of the BCS BIB. So which of the above statements are correct here? 1 and 2 only, 1, 2 and 4 only, 1, 2, 3 and 4, या फिर 2 and 3 only. So what should be the right answer here? The right answer will be option number C, that is 1, 2, 3 and 4 भी. तो चारों की चारों statements जो बिल्कुल सही हैं with respect to this BCS BI. After that, next question is with reference to the micro and small enterprise as defined under MSMED Act 2006, consider the following statements. Micro small enterprise includes enterprise engaged in manufacturing, production, processing or preservation of goods. सेकेंड स्टेटमेंट क्या बोल रही है? एंटरप्राइजेज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग और रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज आर ऑल्सो कवर्ड अंडर एमएससी. Only manufacturing enterprises are classified as MSC. The MSMED Act 2006 covers micro small enterprises we under the broader MSME framework भी. So which of the above statements are correct here? Your options are 1 and 2 and 4 only, 1 and 3 only, 2 and 3 only, 1, 2, 3 and 4 भी. So what should be the right answer? The right answer will be option number A, that is 1, 2 and 4 only. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत क्यों? क्योंकि यहाँ पे बोल रहा है ओनली मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेज आर क्लासिफाइड अंडर द एमएससी. नहीं भी, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग के अंदर जो भी एंटरप्राइजेज इन्वॉल्व हैं दोज विल बी क्लासिफाइड अंडर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज भी. सो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो जाती है और हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाता है यहाँ पे. तो ये हम लोगों ने बात कर ली सर्विस स्टैंडर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू द रिटेल बैंकिंग. That is all for today's discussion now. After that, अब हम लोग बात कर लेते हैं उन कोर्सेज के बारे में which can help you out with respect to your structured preparation भी. So इसके लिए आप लोगों को EduTap की वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है, जहां जाते ही कोर्सेज नाम का ये टैब देखने के लिए मिलेगा. इसके ऊपर क्लिक करते ही GIB कोर्सेज के ऊपर आप लोग क्लिक कर लेंगे भी. जैसे ही आप लोग GIB कोर्सेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रायल कोर्स के बारे में फॉर द GIB एग्जाम, जिसके थ्रू आप लोगों को सिर्फ 1 रुपये के अंदर 24 आवर के लिए जो है वो मास्टर कोर्स का एक कंप्लीट एक्सेस प्रोवाइड कर दिया जाएगा. आफ्टर दैट अगर आप लोग चाहते हैं कि इस मास्टर कोर्स का कंप्लीट एक्सेस आप लोगों को चाहिए तो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, यहीं पे आप लोगों को GIB के लिए कंप्लीट मास्टर कोर्स देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर GIB एग्जाम के चारों कंपोनेंट्स की आप लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करवाई जाएगी विद द हेल्प ऑफ कंसेप्ट क्लासेस जो कि 15 से 20 मिनट की रहती हैं. इसके अलावा एग्जाम से ठीक पहले आप लोगों को लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी. आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी. सो यू कैन यूज दिस GIB कंप्लीट मास्टर कोर्स अगर आप लोग एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने GIB एग्जाम के लिए. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए मास्टर कोर्स में एनरोल करना है तो यहीं पे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM चारों कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल मास्टर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आप लोग चाह रहे हैं कि भाई मुझे सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना है इन जस्ट 60 आवर्स, तो सिंपली एनरोल कर लीजिए खुद को इन द सुपर क्रैश कोर्स बैच 2, जहां पे आप लोगों को 60 आवर्स की ड्यूरेशन के अंदर चारों कंपोनेंट्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करवाए जाएंगे विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस. रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स दिए जाएंगे. आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को सॉल्व्ड PYQs, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जाएंगे भी. सो इट कैन बी अ वन स्टॉप सोल्यूशन अगर आप लोग सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टारगेट करते हुए अपनी प्रिपरेशन को परस्यू करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ लाइव क्लासेस इन जस्ट 60 आवर्स भी. इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स हैं उन कंपोनेंट्स के जो मॉड्यूल्स हैं उनको एक इंडिविजुअल मॉड्यूल को एक सिंगल वीडियो के थ्रू कवर करना है, देन देयर इज अ बैंकर कैप्सूल कोर्स. सो इंडिविजुअल कंपोनेंट के लिए भी हमारे पास यहाँ पे बैंकर कैप्सूल कोर्स अवेलेबल हैं, जैसे IND-IFS, PPB, AFM और RBWM. और एक कंप्लीट GIB एग्जाम के लिए बैंकर कैप्सूल कोर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के जो मॉड्यूल्स हैं उनको सिंगल वीडियोज के थ्रू कवर किया गया है. रिवीजन पर्पज के लिए कंसेप्ट नोट्स इन बैंकर कैप्सूल कोर्स के अंदर प्रोवाइड किए जा रहे हैं. आप लोग कंटेंट को प्रैक्टिस सही से कर पाएं इसके लिए आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट और सॉल्व्ड PYQs भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी. तो आप लोग इन बैंकर कैप्सूल कोर्स के अंदर भी खुद को एनरोल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आप लोगों को लगता है आप लोगों की प्रिपरेशन तो कंप्लीट है, अब आप लोगों को सिर्फ इवैल्यूएशन करनी है, तो टेस्ट सीरीज में खुद को एनरोल कर लें, जहां पे आप लोगों को मई 2023 से नवंबर 2025 तक के सॉल्व्ड PYQs प्रोवाइड किए जा रहे हैं, वो भी विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन. इसके अलावा आप लोगों को चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं भी. सो यू कैन ऑप्ट फॉर एनी ऑफ दीज पर्टिकुलर कोर्सेज डिपेंडिंग अपॉन योर नीड फॉर GIB preparation. So that is all from my side for this particular session. I hope ये सेशन काफी फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए. Thank you.